हाय everybody, can you people see and hear me clearly? हाय क्लास 10 पेपर आ गए हैं, दे आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आज हम करने वाले हैं पूरी इकोनॉमिक्स क्लास 10 की वन शॉट में, जिसका मतलब है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो इसके बाद तुम्हें समझ नहीं आएगा। आज तक अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स में कुछ समझ नहीं आया है, सिर्फ यही लेक्चर देखना है। अगर तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं, सिर्फ यही लेक्चर देखना है। तुम्हें एनसीईआरटी समझनी है, सिर्फ यही लेक्चर समझना है। कुछ भी तुम्हें क्लास इकोनॉमिक्स में 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि एसएसटी के पेपर में इको में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें सिर्फ यही लेक्चर देखना है। सो इफ यू आर वेटिंग फॉर दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि आज हम शुरुआत करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर से। देन वील कवर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल्सो मनी एंड क्रेडिट एंड ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। चलो, इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। उस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम नहीं दे पा रहे हो, क्लास 10 इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर तुम नहीं दे पा रहे हो तो पूरा लेक्चर आराम से देखना, 1x स्पीड पे लगा के देखना। अगर उसका आंसर दे पा रहे हो तुम 2x स्पीड पे भी लेक्चर देख सकते हो, यानी कि तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है, सिर्फ तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ इकोनॉमिक्स में आता है। तो क्वेश्चन है बच्चा कि WTO की पहले तो मुझे बता दो कि फुल फॉर्म क्या है। ये तो वैसे तुम्हें आती होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा तो मुझे बता दो कि WTO एस्टैब्लिश कब हुआ था। WTO व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। अगर इसका आंसर आ रहा है तो 2x पे देखना, अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो 1x स्पीड पे लगा के देखना। एज सिंपल एज दैट। दिस इज लाइक अ टेस्ट क्वेश्चन। कब हुआ था WTO भाई, जल्दी से बताओ। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं क्या करूं, आप ये बस क्लास सीखी, इको आपकी कवर, ऐसी बाकी क्लासेस भी अवेलेबल है। हिस्ट्री की भी मैंने फुल बनाई हुई थी, ज्योग्राफी की भी फुल बनाई हुई थी, बायोलॉजी की भी फुल बनाई हुई थी। और बाय द वे, ये जो 10वीं के बच्चे हैं, ये चैनल सब्सक्राइब कर लें जरा, क्योंकि क्लास 11th में भी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ ला रही हूँ, स्पेशली वो वाले बच्चे जिन्हें क्लास 11th में लेनी है, या तो कॉमर्स या तो साइंस। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेरी नाइस, 1 जनवरी 1995, क्या बात है, क्या बात है। चलो, तो फुल इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर से। डेवलपमेंट चैप्टर में पहले पार्ट में तुम्हें सिर्फ 3 चीजें पढ़नी होती है बच्चा। डेवलपमेंट की डेफिनेशन कभी भी तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी नहीं है। डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है ना, जैसे मैं बोलूं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तुम अलग तरीके से डिफाइन करोगे, मैं अलग तरीके से डिफाइन करूंगी, तुम्हारे पेरेंट्स अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। सिमिलरली जब हम ग्रोथ बोलते हैं, तो ग्रोथ का मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत ईजी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक्स में हम ग्रोथ का मतलब समझते हैं कि पैसा बढ़ रहा है, यानी कि पैसा बढ़ रहा है, मार्केट इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट वर्ड यूज करते हैं ना, तो डेवलपमेंट वर्ड बिल्कुल हैप्पीनेस की तरह हो जाता है, जो हर इंसान के लिए उसकी डेफिनेशन बदलती रहती है। और डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ एक उसका कंपोनेंट जरूर होती है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। डेवलपमेंट में फिर सोसाइटी में आपकी क्या पोजीशन है वो भी आ जाता है, आपका मेंटल वेलबींग कैसा है, इमोशनल वेलबींग कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, आपके पास पैसा कितना है, सेविंग्स कितनी है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है एक ऐसा टर्म जिसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं, जिसका बड़ा मतलब है, एक छोटा सा मतलब, स्पेसिफिक सा मतलब नहीं है। सो डेवलपमेंट हैज अ ब्रॉड डेफिनेशन दैन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, डेफिनेशन पे मत जाओ, क्योंकि डेफिनेशन हर इंसान की डेवलपमेंट की अलग है। अमर्त्य सेन की अलग है, मनमोहन सिंह जी की अलग थी। तो एवरी इकोनॉमिस्ट हैज देयर ओन डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। बट एक चीज जो हमें डेवलपमेंट से समझ आ रही है वो ये है कि हर किसी का, जैसे हैप्पीनेस का हर किसी का डेफिनेशन अलग होता है। छोटे से बच्चों को एक चॉकलेट में हैप्पीनेस आ जाती है, बड़े बिजनेसमैन को जो है बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है, तब भी हैप्पीनेस नहीं आती है। सो हैप्पीनेस हर किसी के लिए उसकी सिचुएशन पे, उसकी जरूरतों पे डिपेंड करती है। सिमिलरली बिल्कुल सेम तो डेवलपमेंट के लिए बोल सकते हो दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, बिकॉज डेवलपमेंट 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक, आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है, दूसरी, आपको किस चीज की जरूरत है, और तीसरा, आपकी सोशल सिचुएशन के साथ साथ आपकी इच्छा क्या है अपनी जिंदगी से। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैंडलेस रूरल लेबर की बात करूं, कि मतलब गांव में काम करने वाला एक लेबर है, जिसको लेबर करना तो आता है, खेत में खेती करना आता है, लेकिन उसके पास खुद का लैंड नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया क्या होगा कि यार उसे किसी और के खेत में ज्यादा दिन अगर काम मिल जाएगा तो ज्यादा तनख्वाह मिल जाएगी, ज्यादा तनख्वाह मिल जाएगी तो फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। तो उसके लिए डेवलपमेंट का गोल सीधा साधा ये है कि मुझे ज्यादा का काम मिल जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एक प्रॉस्पेरस फार्मर से पूछूं, पंजाब के प्रॉस्पेरस का मतलब जो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास बड़ा खेत है, जो एक बड़े फार्मर है, तो उनको ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, उनके पास ऑलरेडी सेविंग है, उनका काम जो है अच्छे से जमा हुआ है, तो उनको क्या चाहिए होगा कि उनकी जो भी फसल उग रही है, अगर उनको बहुत सारा पैसा मिल जाए उस फसल के लिए, मैक्सिमम पैसा जो मिल सकता है फसल के लिए, अगर वो पैसा मिल जाए तो उनका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। साथ में अगर उनका लेबर चीप मिल जाए उन्हें, तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, है ना भाई। आप लेबर को कम पैसा दोगे और आपको क्रॉप का ज्यादा पैसा मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो गया। सिमिलरली, अगर शहर में काम करने वाला एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, मतलब कि वो पढ़ा लिखा है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, उसे जॉब नहीं मिलती, तो उसे क्या चाहिए होगा, उसे अच्छी सी जॉब मिल जाए जहां से अच्छा खासा क्या मिले, पैसा मिले। या अगर एक ऐसी लड़की है जो एक बड़े घर से आती है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तब भी उसका डेवलपमेंट का आइडिया क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसे खेती से कोई लेना देना नहीं, क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है, उसे एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं, उसके पास पैसे हैं, वो बड़े घर से आती है, लेकिन उसके भाई को ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, उसको कम फ्रीडम दी जाती है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया वैसा होगा। तो कहने का मतलब ये है, डेवलपमेंट का आइडिया सबके लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि सबकी सोशल सिचुएशन डिफरेंट होती है, सबकी लाइफ में किसी ना किसी अलग चीज की कमी होती है, और सबको किसी ना किसी अलग चीज की जरूरत होती है। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल पे जब भी तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा किसी ना किसी एक सेट पे सवाल, तो तुम्हें ये एग्जांपल्स लिखने हैं। तुम एनसीईआरटी के एग्जांपल की जगह अपने मन से भी एग्जांपल बना सकते हो, लेकिन आई वुड प्रेफर कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने मन से एग्जांपल बनाने की जगह ये एनसीईआरटी वाला याद करो, तो सीधे सीधे 3 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे। 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आए, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, तो तुम्हें 3 एग्जांपल लिखने हैं, इसमें से कोई भी 3 एग्जांपल लिख देना। थोड़ा सा पहले लिख दिया, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, क्योंकि डेवलपमेंट का आइडिया उनकी जरूरत, सोशल सिचुएशन, इस चीजों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल करके 2-3 तुमने पॉइंट्स लिख दिए। देन
एक और चीज जो हम डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि कभी कभी एक इंसान का डेवलपमेंट का आइडिया दूसरे इंसान के खिलाफ खड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका पड़ोसी है, ठीक है, पड़ोसी ने क्या कर रखा है कि आपका एक खाली प्लॉट था, उस खाली प्लॉट पर उसने अपनी गाड़ी खड़ी करने लग गई है। तो उसका तो डेवलपमेंट का आइडिया कि यार ये प्लॉट अगर मुझे खाली मिलता रहे तो मैं इस पर अपनी गाड़ी खड़ा करता रहूंगा, राइट। लेकिन आपका वो डेवलपमेंट का आइडिया कि यार ये गाड़ी हटाएगा तो फिर मैं उस प्लॉट का कुछ करने का सोचूंगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल। वहां पे आपका डेवलपमेंट आइडिया और उसका डेवलपमेंट आइडिया क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। थोड़ा अगर एक थोड़ा सा फॉर्मल सिचुएशन में हम सोचे तो नर्मदा वैली वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है। नर्मदा वैली पे सरदार सरोवर डैम बना था, बहुत सारे पेड़ पौधे काट के वहां पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया था। डैम बहुत अच्छे कार्य के लिए बना था। डैम का आइडिया ये था कि भाई डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बहुत सारे गांव में उसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो सरकार का डेवलपमेंट का आइडिया क्या था सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए कि भाई बहुत सारे गांवों को बिजली मिलेगा, बहुत सारे गांवों को पानी मिलेगा। लेकिन वहां पे जो एनवायरमेंटलिस्ट काम कर रहे थे, जिनको दिखा कि यार इस एक डैम के लिए कितने सारे जंगल काट दिए गए, या वहां पे जो आदिवासी रह रहे थे जिसे उस डैम बनाने के लिए डिस्प्लेस कर दिया गया, उन्हें उनकी जमीन से उनके जंगलों से अलग कर दिया गया। तो फिर क्या उनका डेवलपमेंट का आइडिया और सरकार का डेवलपमेंट का आइडिया आपस में बिल्कुल मेल खा रहा था? नहीं, तब वो क्या था, कॉन्फ्लिक्टिंग था। तो डेवलपमेंटल गोल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एंड समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि दो लोगों के डेवलपमेंट के गोल एक दूसरे के आड़े आ जाते हैं, यानी कि कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। एग्जांपल नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तीसरा, जब हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, अगर मेरे से पूछोगे कि इस टाइम पे तुम्हारी डेवलपमेंट क्या है शुभम, अभी तुम्हारे लिए डेवलपमेंट का आइडिया क्या है, तो मेरा होगा कि यार मैं जो क्लास ले रही हूं बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, ये मेरा डेवलपमेंट का आइडिया, राइट। लेकिन अगर कोई वैसा पूछेगा कि लाइफ की तुम्हारी डेवलपमेंट का आइडिया क्या है, तो फिर मैं अच्छे से सोचूंगी, समझूंगी, तब मैं जो अपने डेवलपमेंट के गोल्स बताऊंगी ना, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है तो उसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक कंपोनेंट होता है बच्चा और एक नॉन मटेरियलिस्टिक कंपोनेंट होता है। मटेरियलिस्टिक कंपोनेंट में आता है पैसा, मतलब अगर आपका बिजनेस है तो आप चाहोगे आपको ज्यादा पैसा मिले, अगर आप जॉब करते हो तो आप चाहोगे आपको ज्यादा सैलरी मिले, इंक्रीमेंट मिलता रहे, प्रमोशन होता रहे, ज्यादा पैसे घर आते रहे। तो पैसा एक ऐसी चीज है जो हर किसी के डेवलपमेंट के आइडिया में एक पॉइंट तो होता ही होता है। मटेरियलिस्टिक गोल्स तो होते ही होते हैं, घर, गाड़ी, ऐसी कोई भी चीज जो आप पैसे से खरीद सकते हो, या ऐसी कोई भी तरीके की सैलरी, इनकम या पैसा जो आपको मिलता है, वो हो जाता है मटेरियलिस्टिक गोल। लेकिन उसके साथ साथ लोगों को नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें भी पसंद होती है। नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलती, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कि इज्जत, जैसे कि इक्वालिटी, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि अच्छा वातावरण, ये सारी चीजें आप खरीद के नहीं कर सकते, खरीद के आप इकट्ठी नहीं कर सकते। सो व्हेन पीपल थिंक अबाउट देयर एंटायर लाइफ, दे हैव टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल, मटेरियलिस्टिक दैट कैन बी बॉट विद मनी एंड नॉन मटेरियलिस्टिक दैट कैन नॉट बी बॉट विद मनी। फॉर एग्जांपल इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, और दोनों का मिक्स। इसलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट का जो आइडिया होता है लोगों का, वो बहुत ही मिक्स होता है। थोड़े से उसमें मटेरियलिस्टिक गोल भी आते हैं बच्चा, और थोड़े से उसमें नॉन मटेरियलिस्टिक गोल भी आते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको जो बोलेगा सिर्फ मुझे लाइफ में पैसा चाहिए। पैसे के साथ कोई ना एक ऐसी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज उसे होगी जो उसे साथ में चाहिए होगी, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो इक्वल ट्रीटमेंट है, ठीक है। और ये भी सबका अलग होता है। मटेरियलिस्टिक गोल तो सबके कॉमन होते हैं, सबको पैसा या कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चाहिए होता है। लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक गोल में मेरे लिए मान लो रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए इक्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। सो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट ओवरऑल पीपल हैव मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक बोथ टाइप ऑफ डेवलपमेंटल गोल। तो अभी तक हमने डेवलपमेंट के बारे में क्या तीन चीजें समझी। एक, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट के आइडिया होते हैं, जिसमें आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। दूसरा, कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में दो लोगों के डेवलपमेंट गोल एक दूसरे के आड़े आ सकते हैं। और तीसरा, जब लोग पूरी लाइफ के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो उनके आइडियाज में मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, सम मटेरियलिस्टिक, सम नॉन मटेरियलिस्टिक, ठीक है। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे, फिर मैं जाऊं आगे। Just give me this answer so that we can proceed. MCQ question, assertion and reasoning. बच्चा पार्टी बहुत जल्दी हर सब्जेक्ट के एसएसटी के मैं 100 क्वेश्चंस लाने वाली हूं, जिसमें एमसीक्यूज होंगे, मेंटी क्विज़ेस वगैरह भी होंगी, और 3 मार्कर 5 मार्कर पीवाईक्यूज भी होंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा कि वो लेक्चर कब आएगा। सब्सक्राइब कर लेते हो तो यूट्यूब जब लेक्चर आ रहा होगा तो आपको नोटिफाई करेगा कि भाई तेरा लेक्चर आने वाला, आधे घंटे में तैयार हो जाओ। वेरी नाइस, ऑप्शन बी 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 मुझे मिल गया मेरा आंसर। मैं चल रही हूं आगे। चलो अभी तक हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब हम देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम एक देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि देश में सोशल सर्विसेज है कि नहीं, देश में अच्छी मेडिकल केयर है कि नहीं, एजुकेशन है कि नहीं, पैसा है कि नहीं। तो देश की डेवलपमेंट का मतलब होता है, आइडिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि देश में रहने वाले लोगों का जब तक डेवलपमेंट हो रहा है तो देश का भी डेवलपमेंट हो रहा है। देश किससे बनता है? देश उसके सिटीजन से बनता है, ईटा से, गोली से, बारूद से, इससे देश नहीं बनता है। देश उसमें रहने वाले सिटीजन से बनता है। तो नेशनल डेवलपमेंट मींस जब सिटीजन का डेवलपमेंट होने लगे, सोशल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर लेवल पे। मान लो एक देश है वो बहुत अमीर है लेकिन उसमें टेररिज्म इतना है कि देश में लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, घर से बाहर निकलने में उन्हें 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या वो देश नेशनली अच्छे से डेवलप्ड है? नहीं भाई, वो नहीं है। तो नेशनल डेवलपमेंट में सिटीजंस के पैसे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भी काउंट होती है। विडंबना ये है, विडंबना मतलब आयरनी ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जब देशों को कंपेयर करती हैं, उनके आइडिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट को कंपेयर करती हैं, तो वो सिर्फ पैसे की बातें कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हम बोलते तो हैं कि बच्चों में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बच्चा डिसिप्लिन है कि नहीं है, बच्चा प्यार से बात करता है कि नहीं, बच्चा मैथ्स में अच्छा है, चेस खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना। हम ये बोलते तो हैं, लेकिन फिर भी जब हम बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं ये टॉपर है, ये टॉपर नहीं है, तो हम क्या देख रहे होते हैं? सिर्फ मार्क्स देख रहे होते हैं। क्लास में टीचर्स, रिलेटिव, पेरेंट्स क्या देख रहे होते हैं? सिर्फ मार्क्स देख रहे होते हैं। सिमिलरली वैसे तो देश की डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब हम देशों को कंपेयर करते हैं तो सबसे कॉमन तरीका जो है देशों को कंपेयर करने का, वो है उनकी एवरेज इनकम, वो है उनकी नेशनल इनकम, इनकम ऑफ द कंट्री। और कंट्री की क्या इनकम होती है? मैं तुमसे बोलूं बांग्लादेश की क्या इनकम है, मैं बोलूं इंडिया की क्या इनकम है, तो तुम्हें क्या पता? तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा? तुम्हारे पास होगा हाँ भाई इंडिया में इतने लोग रह रहे हैं। मान लो तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछो, तुम्हारी फैमिली इनकम क्या है, तो तुम्हारा परिवार क्या है? तुम्हारा परिवार तुम्हारे घर के मेंबर से बना है।
तुम्हारी मम्मी काम करेंगे, पापा करोगे, प्रोबेबली तुम्हारे चाचा चाची काम करोगे, बहुत सारे लोग तुम्हारे घर में काम करेंगे, उन सबकी सैलरी को तुम प्लस कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी जी फैमिली की इनकम। सिमिलरली देश की इनकम अगर मैं तुमसे बोल रही हूं, कंपैरिजन का तरीका पहली बात तो देश को कंपेयर करने के लिए नेशनल इनकम को कंसीडर करते हैं। जब मैं बोल रही हूं तुम्हारे पास देश की ये इनकम कितनी है, यानी कि देश में रहने वाले लोगों के पास कितना पैसा है, वही तुम काउंट करोगे, है ना। वो टोटल सम जो आएगा तुम्हारे पास वो हो जाएगी तुम्हारी नेशनल इनकम। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, प्रॉब्लम ये आती है कि नेशनल इनकम जब हम कर रहे होते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा हमारे देश में सब लोग काम नहीं करते। बहुत सारे लोग होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं या हाउस हस्बैंड्स हैं, होम मेकर्स हैं। बेसिकली होम मेकर्स हैं तो घर पे काम करने के आपको पैसे नहीं मिलते। बहुत सारे लोग हमारे देश में बच्चे हैं, बहुत सारे देश में लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो काम कर तो रहे हैं लेकिन उसके पैसे नहीं मिल रहे उन्हें, बहुत सारे लोग हैं जो काम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वृद्ध हैं यानी कि बुढ़े हैं, वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है पैसे के लिए, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है पैसे के लिए, राइट। तो ऐसी बहुत सारी देश की पॉपुलेशन होती है बच्चा जो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होती है, जो या तो चिल्ड्रन होती है, एडोलसेंट होती है, सीनियर सिटीजन होती है या अनएम्प्लॉयड होती है। तो फिर हम देशों को कंपेयर कैसे करें। और पॉपुलेशन का भी गेम है भाई। इंडिया की अगर तुम नेशनल इनकम देखोगे तो इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ऑब्वियसली हमारी जो टोटल इनकम होगी वो अमेरिका से या चाइना से बहुत ज्यादा होगी। तो क्या हम डेवलप्ड हैं? नहीं यार, अमेरिका ज्यादा डेवलप्ड है, फ्रांस ज्यादा डेवलप्ड है। तो नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तब ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया बनाया था देशों को कंपेयर करने का। उसने नेशनल इनकम को साइड पे रखा, उसने पर कैपिटा इनकम जैसा एक क्राइटेरिया बनाया, जैसे तुम एवरेज इनकम भी बोलते हो, जिसके बेसिस पे कंट्रीज को अब क्या किया जाता है, जज किया जाता है। एवरेज में क्या होता है कि एवरेज में सारी डिस्पैरिटीज अंदर आ जाती है। मतलब कि एवरेज इनकम का मतलब है कि टोटल इनकम ऑफ द एरिया या टोटल इनकम ऑफ अ नेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें तो सिर्फ वर्किंग क्लास की इनकम आएगी, क्योंकि बाकी जनता तो पैसे ही नहीं कमा रही। भाई मान लो तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 20 बच्चों ने ही टेस्ट दिया। मैं अगर क्लास का एवरेज मार्क्स निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगी, 20 बच्चों के जो मार्क्स होंगे x डिवाइडेड बाय 100, है ना। अगर मैं टोटल मार्क्स निकालूंगी क्लास के तो वो क्या होंगे x, लेकिन मैं एवरेज मार्क्स निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 100। बेशक 20 बच्चों ने टेस्ट दिया, लेकिन जब आप एवरेज निकालते हो तो आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो। क्यों? क्योंकि वो जो पॉपुलेशन काम नहीं करती मेरे बच्चों, वो भी तो वर्किंग क्लास पे डिपेंडेंट है, घर के बच्चे माँ बाप पे डिपेंडेंट है, घर के बड़े बूढ़े माँ बाप पे डिपेंडेंट है, राइट। सो वी डोंट कंपेयर कंट्रीज ऑन नेशनल इनकम, वी कंपेयर कंट्रीज ऑन पर कैपिटा इनकम। और किसने बनाया था ये? वर्ल्ड बैंक ने बनाया था। वर्ल्ड बैंक ने जो बनाया इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। एवरेज इनकम को कैसे डिफाइन करोगे तुम? टोटल इनकम ऑफ अ नेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैम इसमें सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन काउंट करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन करते हैं? टोटल पॉपुलेशन काउंट करते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि बाकी पॉपुलेशन भी वर्किंग पॉपुलेशन पे ही डिपेंडेंट है। इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो वो हमें ये नहीं बताता है कि देश में कितनी गरीबी और अमीरी है। वो ये नहीं बताता है कि देश में कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे ज्यादा गरीबी है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे कम गरीबी है, राइट। वो तो ओवरऑल देश की बस पर कैपिटा इनकम निकाल के दे देता है। अब उसमें अंबानीज भी हैं, टाटास भी हैं और उसमें रोड पे चलने वाले भिखारी भी हैं, राइट। तो हमें वो डिस्पैरिटी पता नहीं चलती है। एक देश की इनकम ये कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है सिटीजंस के बीच में, वो आपको नहीं बताती है। वो सब बताती है कि अच्छा इस देश की एवरेज इनकम इतनी है। दूसरा, बाकी जो चीजें हैं डेवलपमेंट की, जो बाकी जो गोल्स है, एजुकेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, पर कैपिटा इनकम में वो नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसे दुनिया के बड़े सारे देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से अच्छी है, लेकिन इंडिया में लेकिन उनमें वहां पे इतना टेररिज्म है कि हमारे यहाँ ज्यादा खुशहाली है। हम बेशक पर कैपिटा इनकम हमारे देश की कम है, लेकिन हम ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सिक्योरिटी है, टेररिज्म कम है, इक्वालिटी है, ऑल ऑफ दैट इज देयर, राइट। सो ये बाकी चीजों के बारे में पर कैपिटा इनकम बात नहीं करती है। ऑल अदर कंडीशन नेसेसिटी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशंस आर इग्नोर्ड। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं पर कैपिटा इनकम की। इसी की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला था, जो इससे एक बेटर क्राइटेरिया है कंट्रीज को कंपेयर करने का, क्योंकि वो एजुकेशन भी लेते हैं मद्देनजर, वो हेल्थ को भी कंसिडर करते हैं और वो पर कैपिटा इनकम को भी कंसिडर करते हैं। वो चैप्टर में तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी तक समझ आया? अभी तक प्रीकैप कर ले। प्रीकैप में हमने पढ़ा कि डेवलपमेंटल गोल्स कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, दे कैन समटाइम्स बी कन्फ्लिक्टिंग फॉर टू टाइप्स ऑफ पीपल एंड दे आर ऑलवेज अ मिक्स ऑफ गोल, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। नेशनल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। नेशनल इनकम में देश की टोटल इनकम आती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने देश को कंपेयर करने का एक नया क्राइटेरिया निकाला था, जिसे पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम बोलते हैं, जिसकी सिंपल सी डेफिनेशन है देश की इनकम डिवाइडेड बाय देश की पॉपुलेशन, ठीक है। और इस बेसिस पे कंट्रीज को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के लिए हम यूएस डॉलर को एक तरीके का पैरामीटर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि बच्चा दुनिया में वर्ल्ड वॉर नंबर 1 आई है, वर्ल्ड वॉर नंबर 2 आई है, बहुत सारी चीजें इधर उधर गई हैं, बहुत सारी करेंसी ऊपर नीचे हुई है, लेकिन यूएस डॉलर सबसे ज्यादा स्टेबल रहा है। तो दुनिया को कंपेयर करने के लिए, और आप जानते हो यूएस से पूरी दुनिया पे हुक्म चलाता फिरता है, तो यूएस डॉलर को एक तरीके का पैरामीटर माना जाता है। तो जो कंट्रीज हैं जो एक पर्टिकुलर अमाउंट से, और ये अमाउंट भी बदलता रहता है अमीरी और गरीबी के हिसाब से, क्योंकि चीजें महंगी होती जा रही हैं दुनिया में धीरे धीरे, तो ये अमाउंट बदलता रहता है। करंट जो अमाउंट चल रहा है वो है $12,056 पर एनम। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम आपके देश की इससे ऊपर है तो आप डेवलप नेशंस में आओगे, यानी कि आप अमीर देश में आओगे। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम $955 से कम है तो आप गरीब देशों में आओगे, यानी कि लो इनकम कंट्रीज में आओगे। और अगर आपकी इसके बीच में है तो आप मिडिल इनकम नेशंस में आओगे, जैसे कि इंडिया, जैसे आप डेवलपिंग नेशंस भी बोलते हो। तो ये हो गए डेवलप्ड, ये हो गई पुअर कंट्रीज, और ये हो गई डेवलपिंग नेशंस। हम किस में आ रहे हैं? हम डेवलपिंग नेशंस में आ रहे हैं। ट्राई तो कर रहे हैं कि डेवलप हो जाए, देखो कब होते हैं। चलो जी। अब लाइक आई सेड कि एवरेज में डिस्पैरिटीज पता नहीं चलती है। जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था वो क्या था कि देश में कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है और देश में कौन अमीर है कौन गरीब है वो देखने में नहीं पता चलता। उसका ये कि एग्जांपल दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कंट्री ए की भी पर कैपिटा इनकम 10,000 है, हम देख रहे हैं कंट्री बी की भी पर कैपिटा इनकम 10,000 है। लेकिन अगर कोई पूछे कि कौन से कंट्री में वेल्थ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तुम क्या बोलोगे? कंट्री ए में वेल्थ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पर्टिकुलर फैमिली इनकम्स में तुम्हें जो है डिफरेंसेस कम दिख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कंट्री बी में देखो 4 लोग हैं जो 500 रुपए कमाते हैं, लेकिन एक इंसान है वो 48,000 रुपए कमाता है, तो पर कैपिटा इनकम जो है 10,000 आ रही है। हमें लग रहा है कि कंट्री ए और कंट्री बी एक ही तरीके के अमीर है। नहीं, ऐसा नहीं है।
है। सिमिलरली हमारे देश में टाटास और अंबानी की इनकम देखोगे वो इतनी बिलियन डॉलर्स में आ रही होगी, लेकिन आप बाकी देश की इनकम देखोगे वो उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो साइकिल खरीद पाए। तो पर कैपिटा इनकम अगर इंडिया की अच्छी जा रही है और आप न्यूज़ पे देख रहे हो कि हाँ भाई इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो वो ये नहीं बता रहा है कि इंडिया के गरीब लोग अमीर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो बस ये बता रहा है कि देश में ओवरऑल पैसा बढ़ रहा है। वो ओवरऑल पैसा सिर्फ अमीरों का बढ़ रहा है या गरीबों का भी बढ़ रहा है वो आपको पता नहीं चल रहा है। इसीलिए जब हम स्टेट्स को कंपेयर करते हैं अपने इंडिया के अंदर, जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो हम और भी क्राइटेरियाज को देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम आयु का बच्चा। अ चाइल्ड विच इज 1 ईयर और बिलो 1 ईयर इज नोन एज एन इन्फेंट, छोटा बच्चा। ठीक है, कितने छोटे बच्चे, कितने इन्फेंट पैदा हो रहे हैं, उसमें से कितने इन्फेंट 1 साल से पहले ही मर जा रहे हैं, उसे तुम बोलते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक बच्चे की डेथ क्यों होगी? एक बच्चा जो जिंदा पैदा हुआ है उसकी डेथ 1 साल से पहले क्यों हो जाएगी? या तो उसे अच्छी वैक्सीन नहीं मिल रही है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं, पेरेंट उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है, आसपास हॉस्पिटल्स नहीं है, राइट? हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए बच्चे की डेथ होगी, राइट? सो एक जगह का अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल बिहार का यहाँ पे केरला और हरियाणा से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, तो वो क्या दर्शाता है कि वहां की हेल्थ जो है अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। 1000 जिंदा बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल की आयु से पहले मर जा रहे हैं, उसे तुम बोलते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो बिहार में कितने बच्चे मर जा रहे हैं? अगर 1000 बच्चे जिंदा पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 35 बच्चे हर साल मर जा रहे हैं। तो यानी कि वहां की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। ऑन द अदर हैंड केरला में सिर्फ 10 बच्चों की डेथ होगी, यानी कि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज बिहार से तो बेटर है। होना तो ये 0 चाहिए, लेकिन वहां पे एटलीस्ट बिहार से तो बेटर है, राइट? सेकंड पॉइंट इज लिटरेसी रेट। हम अपने देश की स्टेट्स को लिटरेसी पे भी कंपेयर करते हैं। लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता कि किसको हिंदी आती है और किसको इंग्लिश आती है। लिटरेसी का मतलब ये होता है कि हमारे संविधान में जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई भी एक शेड्यूल लैंग्वेज आपको अगर लिखनी, पढ़नी और समझनी आती है और आपकी उम्र 7 साल या 7 साल से ऊपर है तो आप क्या हो? साक्षर। 7 साल हमने क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अक्सर हमारे देश के गांव में 7 साल से पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, तो हमने लिटरेसी की डेफिनेशन में 7 इयर्स डाला हुआ है एटलीस्ट। अगर आपकी एज 7 साल से ऊपर है और आपको देश की कोई एक भाषा लिखनी, पढ़नी और समझनी आती है तो आप क्या हो? हमारे देश में साक्षर हो। तो जहां का लिटरेसी रेट जितना अच्छा होगा वहां का एजुकेशन सिस्टम मतलब उतना अच्छा है। और केरला का हम एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है। हर 100 में से 94 लोग वहां पे कोई ना कोई शेड्यूल लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं। बिहार में हर 100 में से सिर्फ 62 लोग लिटरेट हैं और हरियाणा में हर 100 में से सिर्फ 82 लोग लिटरेट हैं, 18 लोग जो हैं इलिटरेट है। तो यानी कि केरला यहां पे बाजी मार रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डेवलपमेंट के लिए कम होना चाहिए, लिटरेसी रेट ज्यादा होना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट का मतलब होता है मेरे बच्चों टोटल, अटेंडेंस का मतलब तुम जानते हो स्कूल में तुम्हारी अटेंडेंस लगती है, रेशियो का मतलब होता है दो चीजों को जो कंपेयर करके तुम्हें फ्रैक्शन मिलता है, राइट? सो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि नेट अटेंडेंस रेशियो पूरे स्कूल के लिए नहीं निकाला जाता है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए निकाला जाता है। मान लो मैं ये देखना चाहती हूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो है क्लास 10th का। क्लास 10th का, तो क्लास 10th में एक एवरेज बच्चे की क्या उम्र होती है? या तो 14 साल या 15 साल। हो सकता है कि 14 से 1 साल कम भी हो, 15 से 1 साल ज्यादा भी हो, लेकिन ऑन एन एवरेज क्लास 10th का बच्चा 14-15 साल का होता है। तो उस 14-15 साल वाले एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में और उसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं स्कूल में, वो बताएगा कि वहां का नेट अटेंडेंस रेशियो कैसा है। अगर नेट अटेंडेंस रेशियो कम है, यानी कि बच्चे तो हैं उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में लेकिन वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। जैसे कि बिहार में से हर 100 में से 43 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्लास 10th के एज ग्रुप की बात करो तो सिर्फ 43 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाकी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ऑन द अदर हैंड केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो होना चाहिए ज्यादा, लिटरेसी रेट होना चाहिए ज्यादा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए कम। ठीक है, एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए। इतना आया समझ? चलो जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। हाय बच्चा, हाय काजल, हाय मयांक, हाय साद, हाय विधि, माही, ऋतिक, आदित्य, सुनील, संदेश। समझ आ रहा है बच्चा? नेक्स्ट, अच्छा अब हमें समझ आ गया कि बाकी देश को कंपेयर करने के लिए, स्टेट्स को कंपेयर करने के हम क्या करते हैं, बाकी क्राइटेरिया को भी देखते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता। आप ओवरऑल पैसे देखोगे बेसिकली हरियाणा में ज्यादा होंगे, लेकिन आप बाकी डेवलपमेंट के क्राइटेरिया देखो तो केरला बाजी मार जाता है। तो केरला बाजी मार जाता है का मतलब क्या है कि केरला की गवर्नमेंट केरला की पॉपुलेशन के हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सिक्योरिटी पे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। ज्यादा पैसा सरकार जो खर्च करती है बेसिक फैसिलिटीज पे, इसे बोला जाता है बच्चा पब्लिक फैसिलिटीज। व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? ऐसी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उन्हें बोला जाता है बेसिक फैसिलिटीज। अब बात ये आती है मैम गवर्नमेंट को हमें क्यों देना है? बच्चा डेमोक्रेसी है, हम लोग ना टैक्स भरते हैं, मैं टैक्स भरती हूँ, आपके पेरेंट्स टैक्स भरते हैं, कल को आप जॉब करोगे आप टैक्स भरोगे। ये टैक्स का पैसा कहां जाता है? सरकार के पास जाता है। सरकार इससे क्या करती है? थोड़ा तो अपनी जेब में रखती है, क्योंकि करप्शन इंडिया में भी बहुत है, लेकिन बाकी पैसे का क्या करती है? हमारे वेलफेयर के लिए लगाती है। देखो देश में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हारे पास जितना मर्जी पैसा हो जाए तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पब्लिक फैसिलिटी की जरूरत क्यों है? पॉइंट नंबर 1, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कांट अफोर्ड नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव।
नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव। कोरोना था, कोरोना की वैक्सीन अमीर से अमीर लोग भी नहीं बनवा पाए ना, सरकार को ही बनवानी पड़ी, राइट। अगर दिल्ली का पोल्यूशन कम करना है तो सरकार को ऑड इवन करना पड़ता है, बिना सरकार के ऑड इवन किए दिल्ली की जनता को उसी पोल्यूशन में रहना पड़ता है, राइट। सो देयर आर सम थिंग्स नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, यू कांट अफोर्ड, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड यू। सेकंड, देश में सब लोग जो है पढ़े लिखे या सब लोग जो है अमीर नहीं होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, हम और आप तो एजुकेशन और हेल्थ अपने बच्चों के लिए खुद से अफोर्ड कर लेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपने बच्चे को बीमार है तो ले जाएंगे, लेकिन क्या सब लोगों के पास इतना पैसा है? नहीं। तो सरकार को अपनी गरीब जनता के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। देन और तीसरा होता है बच्चा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कई स्टेट्स होती है जहां पे डेवलपमेंट कम होती है, कई स्टेट्स होती है जहां पे डेवलपमेंट बहुत पुअर होती है। तो अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा या पब्लिक फैसिलिटीज नहीं अच्छी होंगी तो कई स्टेट्स तो बहुत आगे निकल जाएंगी और कई स्टेट्स तो बहुत पीछे रह जाएंगी। तो इन्हीं कुछ 2-3 कारणों की वजह से पब्लिक फैसिलिटीज में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप अपने खुद के कमांडोज रख रहे हो, खुद के बाउंसर रख रहे हो, खुद के पर्सनल गार्ड्स रख रहे हो, दैट इज नॉट पब्लिक सर्विस या पब्लिक फैसिलिटी। लेकिन जो पुलिस है, हर स्टेट में जो पुलिस होती है, जो क्राइम पे निगरानी रखती है, वो पुलिस हम क्यों देते हैं? क्योंकि ओवरऑल एज अ पॉपुलेशन वी शुड फील सिक्योर। सो पब्लिक फैसिलिटीज में क्या आता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, पुलिस हो गई, हमारा डिफेंस हो गया, हमारी कंट्री की आर्मी हो गई, और जो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है, पीडीएस सिस्टम जो होता है जिसमें राशन बांटा जाता है, जो आप फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्लास 9 में पढ़ के आए हो कि हम जो है फार्मर से सरप्लस को खरीदते हैं और फिर उसे देश की ग्रेनरीज में इकट्ठा करते हैं और फिर गरीब लोगों को, जिन्हें बीपीएल का राशन कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन्हें हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन शॉप से हम लोग उन्हें सस्ते दाम में क्या देते हैं? चावल और ये सब देते हैं, राइट। दैट पीडीएस सिस्टम। तो कई स्टेट्स है, पब्लिक फैसिलिटीज होती हर जगह है, लेकिन कई स्टेट्स हैं जो पीडीएस में आ गए, जैसे कि केरला देख लो, आपको हेल्थ अच्छी प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर रही है अपनी जनता को, तो वहां का लिटरेसी रेट अच्छा है और वहां का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है। और कई स्टेट्स होती है बिहार जैसी जो अपनी जनता को पब्लिक फैसिलिटीज पहुंचाने में चूक जाती हैं। तो हर स्टेट अपनी अपनी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर रही है, कई स्टेट गवर्नमेंट गंदे से फंक्शन कर रही है, बट ओवरऑल देश में पब्लिक फैसिलिटी का कांसेप्ट क्यों है उसके रीजन मैंने आपको बता दिए। यही रीजन आएंगे, एक इसकी डेफिनेशन और एक इसके रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन मैंने यहां पे दे दी है तुम्हें, रीजन मैंने यहां पे दे दिए। ये जो पीडीएफ है तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेक्चर के बाद कलेक्ट करना मत भूलना, हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लेना या फोन में पीडीएफ की तरह पढ़ लेना, और तुम्हारे पेपर से एक दिन पहले तुम्हारी पूरी की पूरी इको रिवाइज हो जानी है इससे। सिमिलरली बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी है, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, ठीक है। तो वो पीडीएफ तो अपने पास एक फोल्डर बना के रख लो कि ये इसकी पीडीएफ है, ये इसकी पीडीएफ है, क्योंकि एनसीईआरटी की पीडीएफ है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चल, फिर आता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है बच्चा? बॉडी मास इंडेक्स एक स्केल है, एक स्केल है। जैसे हमारे स्कूल में एक स्केल होता है कि भैया, कहीं स्कूलों में होता है कि 33 से कम नंबर आए, 33 से कम नंबर आए तो तुम किस कैटेगरी में आ गए? फेल की कैटेगरी में आ गए। 33 से तुम्हारे 60 तक नंबर आए तो तुम किस में आ गए? सेकंड डिवीजन हो गई भाई, तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन पास नहीं हुए, तुम सेकंड डिवीजन पास हुए हो। 60 से ऊपर तुम्हारे नंबर आए तो तुम फर्स्ट डिवीजन पास हुए। कई स्कूल्स में ये होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ लाइव चैट, तुम्हारे स्कूल में ये क्राइटेरिया है कि नहीं? अब ये कोई स्केल तुम देखने जा रहे हो, ये कहीं पे लिखा हुआ है? कोई स्केल बना हुआ है? फिजिकल स्केल है? फुट्टा बना हुआ है कोई? नहीं भाई, ये तो एक स्कूल ने क्राइटेरिया बना दिया। उसी तरीके से बॉडी मास इंडेक्स एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि इंसान जो है माल नरिश्ड है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, या वो ओवरवेट वगैरह तो नहीं है। अब इसमें मॉडल्स नहीं आती हैं, कई बच्चों का सवाल होता है इसमें मॉडल्स आती हैं, मॉडल्स इसमें नहीं आती हैं। खुद से आप डाइटिंग करके आपने अपना बॉडी मास इंडेक्स बिगाड़ रखा है, आप नहीं आते हो स्केल पे, ठीक है। नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। तो बॉडी मास इंडेक्स पे हम क्या करते हैं? हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं। एक आपकी हाइट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जितनी हाइट होगी बॉडी में उतने ज्यादा सेल्स होंगे, उतने ज्यादा सेल्स होंगे तो उतना ज्यादा आपका क्या होगा? वेट होगा, राइट। तो एक हाइट को हम कंसिडर करते हैं और दूसरा वजन को कंसिडर करते हैं। करना क्या होता है? आपको अपने वजन को, अपने वेट को अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। बच्चा ये जो लिखा है ये वेट नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स की यूनिट है केजी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यहां पे यूनिट ये है। ये वेट मत सोचना कि भाई हमारा वेट तो 18 से ऊपर है, हम तो 14 साल के, हमारा वेट तो 24 से ऊपर है, 25 से ऊपर है, तो क्या हम मोटे हो गए? नहीं भाई, ये बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है। तो अपने वेट को अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 14 साल वाले बच्चे जो हैं, 14 साल वाले गर्ल्स और बॉयज जो हैं, उनका अगर इस पैरामीटर में आ रहा है बॉडी मास इंडेक्स, तो मतलब कि आप न्यूट्रिशनल वैल्यू आप में अच्छी खासी है। इससे कम आ रहा है, 18.5 से बॉडी मास इंडेक्स कम आ रहा है आपका, मतलब आप थोड़ा सा और खाना खाइए। और अगर आपका 24.9 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि आप काफी हष्ट पुष्ट हो गए हैं और उसे बहुत ज्यादा ऊपर गए बच्चा, तो ओवरवेट भी हो सकते हैं। तो ऐसे हर एज ग्रुप का बॉडी मास इंडेक्स होता है, क्योंकि एज के हिसाब से भी आपको कैलोरीज खानी होती है। बच्चों को ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती है, वो खेलते कूदते ज्यादा है। बुढ़े लोगों को कम कैलोरीज चाहिए होती है, उनको मोस्टली घर पे बैठना होता है। तो हर पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से हमने बॉडी मास इंडेक्स बनाया हुआ है, इससे हम हेल्थ को नापते हैं, ठीक है। अब ये हेल्थ का हो गया, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा, देखो कैसी बात है, यूनाइटेड नेशन की दो ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के अंदर डब्ल्यूएचओ भी आता है, डब्ल्यूएचओ नहीं, वर्ल्ड बैंक, सॉरी वर्ल्ड बैंक भी आता है, डब्ल्यूबी भी आता है, और यूएनडीपी भी आता है। यूएनडीपी जो देशों को कंपेयर करने का क्राइटेरिया दे रहा है, वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से कितना ज्यादा बेहतर है। वर्ल्ड बैंक तो पर कैपिटा इनकम पे कंपेयर कर रहा है, जिसकी अपनी लिमिटेशंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट छापी जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसमें छापी जाती है? इनकी ना पर्टिकुलर एनुअल वो छपती है, मैगजीन छपती है। उस मैगजीन में, एनुअल मैगजीन में एक रिपोर्ट आती है जिसमें सारे देशों को कुछ 3 क्राइटेरिया पे जज करते हैं, ठीक है, और एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट को बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मान लो मैं बोलूं टीचर का रजिस्टर, टीचर के रजिस्टर को तुमने बोल दिया टीचर का रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में जो लिस्ट है, अटेंडेंस की लिस्ट है, उसे मैंने क्या बोल दिया? अटेंडेंस इंडेक्स। तो ऐसा इमेजिन करो, यूएनडीपी एक रिपोर्ट छाता है, उस रिपोर्ट में और भी बथेरी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है जिसपे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, और उस लिस्ट में हमारा इंडिया जो है इतनी पीछे आता है, 130 नंबर पे आता है। हमसे ऊपर श्रीलंका है। आप जानते हो कि श्रीलंका की तो सरकार वरकार गिर गई थी अभी पिछले 2 सालों में, और श्रीलंका के तो कितने इकोनॉमिक बेसिस पे कितना घाटा चल रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया एचडीआर के मामले में श्रीलंका से भी पीछे आता है। हमसे पीछे कैसे देश आ रहे हैं? पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, वरना बाकी सारे देश हमसे ऊपर चल रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस वगैरह। तो हमारा जीडीपी बढ़ता रहता है, लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से अपने आपको जज करते हैं, हम एजुकेशन के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे और हेल्थ के बेसिस पे जब खुद को जज करते हैं, तो हम थोड़े से पीछे छूट रहे हैं। हमें अपने
डेवलपमेंट के बाकी एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 3 चीजों को कंसीडर किया जाता है। एक जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि कंट्री की टोटल इनकम क्या है, और दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब अगर आप उस देश में पैदा हुए हो एक पर्टिकुलर ईयर में तो आप कितनी जिंदगी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, देश में कितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, देश में कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, देश में कितना पॉल्यूशन है, इन सारी चीजों पे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है। जैसे जब हम आजाद हुए थे हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे। अब धीरे धीरे करके हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। आपकी डेथ हो गई किसी और कारण से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। किसी की भी डेथ हो गई किसी और कारण से, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एज अ इंडियन सिटीजन आप कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारे देश में, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तीसरा है कि कितने बच्चे हैं जो 25 साल, मेनी इयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, कितने साल तक उन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, तो एजुकेशन भी आ गया इसमें, हेल्थ भी आ गई इसमें, और इसमें पर कैपिटा इनकम भी, या मतलब कि इनकम भी आ गया। तो 3 अच्छे डेवलपमेंट के यहाँ पे फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है। दैट इज व्हाई वी से कि एचडीआई जो है वो पर कैपिटा इनकम से एक अच्छा पैरामीटर है। जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे ये आंसर, फिर मैं चलती हूँ आगे। बताओ भाई आंसर। आदित्य डिमांड डिपॉजिट आगे आएगा ना, मनी इन क्रेडिट में समझाती हूँ बच्चा। राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। आदित्य पूछ रहा है भाई डिमांड डिपॉजिट बता दो, क्या पता आदित्य को ट्यूशन व्यूशन जाना हो तो आदित्य को हम अभी बता देते हैं। बच्चा ऐसा पैसा जो तुम बैंक के साथ सेव करते हो, जिसे तुम जब भी डिमांड करते हो, चाहे चेक के फॉर्म में, चाहे तुम वहां जाके, चाहे एटीएम से पैसे निकालने के लिए, तुम जब भी जिस भी तरीके से उसे डिमांड करते हो तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाता है, उसे तुम बोलते हो डिमांड डिपॉजिट। एनी डिपॉजिट दैट यू हैव मेड विद द बैंक दैट यू कैन डिमांड एनी टाइम यू वांट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है जी, चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करते हैं। जब डेवलपमेंट की बात आई रही है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पीछे क्या छोड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। आज की जनरेशन की जरूरतों का ख्याल रखो, फ्यूचर की जनरेशन की जरूरतों का ख्याल रखो, साथ में एनवायरमेंट को डैमेज ना करो। अगर ये 3 चीजें तुमने डेफिनेशन में नहीं लिखी तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। अ डेवलपमेंट व्हिच टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन एंड आल्सो द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एनवायरमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों करें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हम जो ये बिना सोचे समझे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं हम वैसे क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों सोच समझ के डेवलपमेंट करनी चाहिए? क्योंकि बच्चा हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, स्पेशली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो एक बार खत्म हो गए तो खत्म ही हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम खत्म हो गया तो फिर उन्हें बनने में सदियों लग जाएंगी। फिर हम तब सदियों तक वेट थोड़ी करेंगे, इस अर्थ पे सदियों बाद बचेंगे भी इंसान की नहीं, अभी हमें नहीं पता। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए थे, हम भी विलुप्त थोड़ी ना हो ही जाएंगे किसी दिन, राइट? सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज एंड स्पेशली द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड तीसरा, जब हम एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं तो फिर एनवायरमेंट जब हमसे बदला लेने पे आता है ना, तो एनवायरमेंट नहीं देखता कि कौन से देश में बदला ले रहा हूं, कौन से देश में बदला नहीं दे रहा हूं। जब सुनामी आई थी तो उसने ये नहीं देखा था कि मैं मलेशिया में पानी बहा रहा हूं, कि मैं श्रीलंका में पानी बहा रहा हूं, कि मेरा पानी इंडिया में जा रहा है। सुनामी ने के तो रास्ते में जो आया था उसने तबाह कर दिया था, राइट? सो जब हम एनवायरमेंट से छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो उसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एनवायरमेंट से छेड़छाड़ नहीं करोगे तो फिर एनवायरमेंट भी तुमसे छेड़छाड़ नहीं करेगा। एंड एक बहुत अच्छी चीज है बच्चा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। आपको पता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से पानी जो है तुम्हारे अर्थ में वापस आ जाता है ना। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर दोबारा रीजनरेट हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब हम जिस तेजी से पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो जो तेजी है वो पानी के रिप्लेनिश होने की तेजी से ज्यादा तेज है। समझ रहे हो? तुम मान लो 100 लीटर पानी है तुम्हारे पास, तुम 100 लीटर पानी को दोबारा बनाने में, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से 100 लीटर पानी को दोबारा बनने में लगेगा मान लो 1 साल। तुमने 100 लीटर पानी एक दिन के अंदर खत्म कर दिया तो पानी को बनने में तो 1 साल ही लगेगा ना। तुम्हारे ज्यादा तेजी से यूज करने से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो स्पीड अप होनी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दैट इवन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी आर एक्सप्लॉइटिंग सो मच दैट वी आर हैविंग अ डिप्लीशन ऑफ दैट। ग्राउंड वाटर टेबल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और ऐसी भी कंट्रीज हैं, और कंट्रीज छोड़ो, हमारे इंडिया में भी ऐसी सिटीज हैं जहां पे पानी खरीद के पीना पड़ रहा है या खरीद के यूज करना पड़ रहा है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीस थिंग्स एंड वी नीड टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? सिमिलरली एक एग्जांपल है वर्ल्ड एनर्जी का। वर्ल्ड कह रहे हैं कि दुनिया में क्रूड ऑयल जो है अगले 50 सालों में खत्म हो जाएगा। और एक और चीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गई और फिर उसे नहीं पता कि कौन सा देश कहां पे खत्म हो रहा है, कौन सी स्टेट कहां पे खत्म हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ब्राजील में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो पूरी दुनिया में हो रही है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में छेद है तो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, आप देख रहे हो आजकल मौसम कितना बदल गया। दिल्ली में इतनी ठंड पड़ने लगी है जितनी आज तक नहीं पड़ी। वो ठंड क्यों पड़ रही है? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में जो हमारे पूरे मौसम जो है इधर उधर हो गए हैं, राइट? तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ही पॉल्यूशन है उसी की वजह से इंडिया में दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, नहीं। पूरी दुनिया में जो भी चीजें गलत हो रही है एनवायरमेंट के साथ उनका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। एनवायरमेंट को नहीं पता कौन सा देश कहां पे खत्म हो रहा है और कौन सा देश कहां पे शुरू हो रहा है। एनवायरमेंट जब आपके साथ छेड़छाड़ करने को आता है तो फिर वो नेशनल बाउंड्रीज नहीं देखता है। Okay, sectors of Indian economy, chapter number 2, class 10 economics. This is the chapter in which we deal with different sectors of economy. Now, what is economy, बच्चा? The market that you see, where things are being sold and things are being bought, चीजें बिक रही हैं और चीजें खरीदी जा रही हैं और पैसा जनरेट हो रहा है. This is basically economy. एक स्टेट की बात करो तो एक स्टेट के अंदर की मार्केट की बात करो, पूरी दुनिया की बात करो तो पूरी दुनिया की मार्केट की बात करो. लेकिन हम इस चैप्टर में इंडिया की मार्केट के बारे में बात करें, इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, तो इंडिया की इकोनॉमी को आप 3 डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो. अगर आप इंडियन इकोनॉमी में होने वाली एक्टिविटीज को, पहली बात इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? वो एक्टिविटी जो पैसा जनरेट करके देती है उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हो. अदरवाइज द एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैं जो ये तुम्हें फ्री में पढ़ा रही हूं, दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इससे मेरे को क्या है कि 100-200 रुपए यूट्यूब देगा, दैट वे इट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. पर तुम मुझे यहाँ पे पे नहीं कर रहे हो और मैं तुमसे पेमेंट नहीं ले रही हूं, तो दैट वे इट बिकम्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एनी एक्टिविटी दैट गिव्स यू मनी
इन एनी फॉर्म इट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी किस नेचर की है उस बेसिस पे अगर तुम एक्टिविटीज को डिवाइड कर दोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मिल जाएगी। अगर देश की सारी एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस है उस पर डिवाइड करोगे तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज बन जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की किसका मालिकाना हक है, किसके बेसिकली पैसे लगे, किसका प्रॉफिट है, किसका लॉस है, उस बेसिस पे करोगे तो पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर बन जाएगा बच्चा। अब एक बात जान लो कि जस्ट बिकॉज की कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में है डज नॉट मीन कि वो एक्टिविटी प्राइमरी में नहीं आ सकती या पब्लिक में नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम अलग अलग तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सेम ही एक्टिविटीज को हम कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला कैटेगराइजेशन हम पढ़ते हैं प्राइवेट पब्लिक एंड टर्शरी सेक्टर। तो बच्चा प्राइमरी सेक्टर की वो एक्टिविटीज होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली लिंक होती है। नेचर ने हमें क्या दिया है, लैंड दिया, लैंड पे तुम खेती कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर में हो। नेचर ने हमें दिया एनिमल्स, एनिमल से तुम मिल्क जनरेट कर रहे हो, एनिमल से तुम अंडे जनरेट कर रहे हो, तुम किसमें आ रहे हो, डेयरी में आ रहे हो, डेयरी आ गई प्राइमरी सेक्टर में। नेचर ने हमें दिया मछलियां, मछलियों को तुम बेच रहे हो, मछलियों को तुम खरीद रहे हो, क्या एक्टिविटी है, ये प्राइमरी सेक्टर की है। नेचर ने तुम्हें दिया जंगल, जंगल से तुम कुछ चीजें लाके से डायरेक्टली बेच रहे हो, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, प्राइमरी। लेकिन अगर प्राइमरी सेक्टर से जो तुम्हें मिल रहा है उससे तुम प्रोसेस करके कुछ बना रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, कोई इंडस्ट्री बना रहे हो, तो तुम कौन से सेक्टर में आ जाते हो, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हो। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहला। सबसे पहले का मतलब है कि अगर तुम्हें नेचर रिसोर्सेज नहीं देगा तो तुम सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं बना पाओगे, तुम टर्शरी सेक्टर भी नहीं बना पाओगे। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट लिंक। बच्चों का सवाल होता है मैम नेचर ने हमें मिल्क दिया, गाय दी, गाय से हमें मिल्क मिला, मिल्क से अगर हमने पनीर बनाया तो पनीर की इंडस्ट्री किसमें आएगी, बच्चा बनाया ना, कोई क्रिया की, बनाने की क्रिया हुई, तो बनाने की क्रिया किसमें आएगी, वो आएगी तुम्हारी सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, चाहे चेयर बन रही है, चाहे टी शर्ट बन रही है, चाहे कार बन रही है, चाहे बिस्किट बन रहे हैं, चाहे केक बन रहे हैं, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। ना टर्शरी सेक्टर क्या होता है बच्चा, टर्शरी सेक्टर दुनिया में बहुत बाद में आया था। टर्शरी सेक्टर आया था टेक्नोलॉजी की वजह से, सर्विसेज होती है इसमें। तुम बाकी ऐसे कोई भी एक्टिविटी जो तुम प्राइमरी और टर्शरी में, सेकेंडरी में नहीं डाल सकते, तुम उसे बेधड़क टर्शरी सेक्टर में डाल दिया करो। शॉपकीपिंग, दुकान खोलना, क्या दुकान प्राइमरी में आएगी, नहीं जी। क्या दुकान सेकेंडरी में आएगी, नहीं जी। तो दुकान किसमें आएगी, कपड़े की दुकान किसमें आएगी, टर्शरी सेक्टर में आएगी। सब्जी वाले अंकल सब्जी बेच रहे हैं, वो सब्जी डायरेक्ट खेत से आई है, वो किसमें आएगा, सब्जी का ठेला किसमें आएगा, सब्जी का ठेला प्राइमरी में आएगा भाई। सब्जियां डायरेक्टली कहां से आई हैं, सब्जियां डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से आई हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन्हीं सब्जी को बना के तुमने चटनी बेचनी शुरू कर दी तो तुम किसमें आओगे, चटनी बनाने की क्रिया आ जाएगी सेकेंडरी सेक्टर में और चटनी बेचने की क्रिया आ जाएगी टर्शरी सेक्टर में। तो शॉपकीपिंग आती है टर्शरी सेक्टर में, बी कीपिंग आती है प्राइमरी सेक्टर में। ये मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स बता रही हूं क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एटीएम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज, इंश्योरेंस, एटीएम, हेल्थ, टूरिज्म, कैफे। अब आप बोलोगे मैम कैफे में तो खाना बनता है तो सेकेंडरी में क्यों नहीं आता, लेकिन कैफे में हम सिर्फ खाना लेने थोड़ी जाते हैं, हम कैफे में बैठ के फोटो खिंचवाने, खाना खाने, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, होटल में हम रहने जाते हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, इंजीनियर्स, टीचर्स, सारी की सारी सर्विसेज और सारे के सारे प्रोफेशन, चाहे वो कॉबलर्स हैं और चाहे वो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, सब कोई किसमें आता है, आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। टर्शरी सेक्टर की जो मोस्टली जॉब्स होती है वो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, लेकिन टर्शरी सेक्टर में लो पेइंग जॉब्स भी आती हैं, जैसे कि कॉबलर्स, जैसे कि कारपेंटर, ये लोग किसमें आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर हो गया जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर हो गया जिसमें प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज को तुम रॉ मटेरियल की तरह यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हो, और टर्शरी सेक्टर हो गया जिसमें सारी सर्विसेज और सारे प्रोफेशन आ रहे हैं। नाउ रॉ मटेरियल से जब तुम एक कुछ भी बना रहे होते हो तो तुम्हारी ना दो स्टेजेस आती हैं बच्चा। मान लो तुमने रॉ मटेरियल लिया, तुमने रॉ मटेरियल क्या लिया, रबड़ के पेड़ से तुमने रबड़ निकाला। तुम्हें पता है एग्रीकल्चर चैप्टर में तो पढ़ते हो कि रबड़ की सबसे बड़ी एक्सप्लॉइटेटिव इंडस्ट्री है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है रबड़ के, क्यों, ताकि हम टायर बना सकें। ठीक है, दुनिया में इतनी गाड़ियां, दुनिया में इतने टायर, तो वो जो टायर बनाने की क्रिया है वो तो तुम मान लो सेकेंडरी सेक्टर में आ रही है, लेकिन क्या तुम टायर थोड़ी बेचोगे किसी को। सिर्फ टायर ले जाते हैं कि भैया हम गाड़ी अपनी खुद बना लेंगे और गाड़ी खुद चला लेंगे, आप हमें टायर दे दो चार, बाकी हम देख लेंगे, नहीं। हम कंज्यूमर को क्या बेचते हैं बच्चा, हम कंज्यूमर को बेचते हैं कार बेचते हैं। जिसके पास कार है और एक टायर खराब हुआ है उसे बेशक तुम टायर बेचोगे, लेकिन हम कंज्यूमर को वैसे डायरेक्टली क्या बेचते हैं, कार बेचते हैं। तो कार हो गया बच्चा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में बीच में जो स्टेज आती है उसे तुम बोलते हो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल मिलते हैं तुम्हें प्राइमरी सेक्टर से, रॉ मटेरियल से तुम्हारे को पहुंचना है फाइनल गुड्स की तरफ, लेकिन बीच में एक स्टेज आएगी जिसे तुम बोलोगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल गुड्स में यही एक डिफरेंस है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है तुम डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचते हो, फाइनल प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर गुड्स जो है तुम डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें केक बना रहे हो, केक को पहले घोल में कन्वर्ट करोगे, आटा लोगे, ये लोगे, वो लोगे, सारे रॉ मटेरियल लोगे, रॉ मटेरियल का एक घोल बनाओगे, उसे ओवन में डालोगे, तब जाके केक बनेगा। तो वो घोल नहीं बेच सकते तुम, कंज्यूमर को चाहिए केक, तो वो जो घोल है केक का वो किसमें आएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में आएगा। और वो जो तुमने आटा चावल डाल लिया वो किसमें आएगा, वो तुम्हारा रॉ मटेरियल में आएगा। दाल का कोई केक नहीं बनता है, बट यू गेट माय पॉइंट। ठीक है ना, ये बताना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम देश में कितना एक्टिविटीज पैसा जनरेट कर रही है, जब हम ये चीज काउंट कर रहे होते हैं जिसे तुम जीडीपी बोलते हो, तब हम रॉ मटेरियल को भी कंसीडर नहीं करते, हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को भी नहीं कंसीडर करते, हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं। क्योंकि मान लो अगर मैंने ये कार, मान लो 5 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए की ये कार को मैंने काउंट कर लिया, लेकिन मान लो इसमें 1 लाख रुपए के टायर लगे हुए हैं, मान लो 1 लाख रुपए के टायर लगे हुए हैं और इसमें 50,000 रुपए का रबड़ लगा था टायर को बनाने के लिए। ठीक है, अब जब मैं कार की काउंटिंग कर रही हूँ 5 लाख रुपए, तो उसमें 1 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड और वो 50,000 का रबड़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि उसी रबड़ से टायर बने और उसी टायर को लगा के कार बनी है। तो अगर मैं ये तीनों चीजें काउंट करूंगी तो फिर तीनों चीजों की डबल काउंटिंग होगी ना, उसी रबड़ से तो टायर बने हैं, तो रबड़ 2 बार काउंट हो गया और वही टायर कार में लगा है तो ट्रिपल बार काउंटिंग हो गई। तो इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं, और ये हम नहीं करते हैं, ये करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की, और इसी को बोलते हो बच्चा जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब देश के अंदर, प्रोडक्ट का मतलब क्या पैसा बन रहा है, यानी कि देश के जो 3 सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसमें कौन कौन सी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, उन सबके सम टोटल को, एक साल के सम टोटल को तुम बोलोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मान लो 1 साल का जीडीपी था इंडिया का 100,
100 रुपए, और दूसरे साल का जीडीपी था इंडिया का 200 रुपए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर तुमने देखा 2014 का और 2015 का, अगर तुमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा तो तुम बोल सकते हो कि जीडीपी बढ़ा है। तुम कह सकते हो कि जीडीपी देश का क्या है, बढ़ा है। जीडीपी देश का बढ़ा है मतलब कि देश में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो एक देश का जो जीडीपी है वो ये बता देता है कि देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जिस देश का जीडीपी जितना ज्यादा बड़ा होगा मतलब उस देश में उतनी ज्यादा मार्केट है, उतनी ज्यादा चीजें खरीदी और बेची जा रही है। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है पिछले साल से इस साल का जीडीपी कितना ज्यादा बड़ा है। हमेशा जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़े, कभी कभी जीडीपी घटता भी है तो उसका मतलब होता है कि देश में थोड़ी सी गरीबी आ रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज, और हमने देखा कि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होती है, क्योंकि हम डबल काउंटिंग नहीं करना चाहते। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं काउंट करते, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को या कंज्यूमर सर्विसेज को काउंट करते हैं। और ये करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। हर साल का जीडीपी अलग से कैलकुलेट होता है, हर स्टेट का जीडीपी भी अलग से कैलकुलेट होता है। चलिए अब बात करते हैं जो तीनों सेक्टर है इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर, किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर आजकल हो गया टर्शियरी सेक्टर। जब एक देश डेवलप होना शुरू करता है तो उसके पास एक ही मात्र एजेंडा होता है कि हमारे देश को बाकी देशों के सामने खाने के लिए भीख ना मांगनी पड़े। हम 1947 में आजाद हुए थे, सबसे पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से हो जाए, हमारे देश में खेती बाड़ी अच्छे से हो जाए, हमारे देश को खेती के लिए और मिल्क के लिए किसी और देश के आगे भीख ना मांगनी पड़े, किसी और देश से खाना खरीद के ना खाना पड़े। तो जब भी एक देश डेवलप होना शुरू करता है बच्चा, तो वो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर को सॉर्ट करता है, प्राइमरी सेक्टर के बाद वो सेकेंडरी सेक्टर को सॉर्ट करता है, और जब सेकेंडरी और प्राइमरी अच्छे से फंक्शन करने लग जाते हैं तो वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो ये ग्राफ देखा गया। तो ये क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो देश जितना पुराना डेवलप्ड है उसमें उतना अच्छा टर्शियरी सेक्टर चल रहा होगा। भाई अमेरिका वगैरह क्या 18th सेंचुरी में वो हो गए थे, आजाद हो गए थे। हम तो कब हुए, 20वीं शताब्दी में आजाद हुए, 1947 में हुए। अमेरिका क्या होता है, 1778 में आजाद हो गया था। ऑब्वियसली अमेरिका डेवलप्ड है ना, और हम डेवलपिंग है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत साल लग गए, उसने अपना प्राइमरी सॉर्ट कर लिया, सेकेंडरी सॉर्ट कर लिया, वो टर्शियरी को सॉर्ट कर रहा है। तो टर्शियरी में उसकी ज्यादा चीजें बन रही हैं और ज्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, इसलिए वो अमीर है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि अभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी पे ज्यादा लोग इंप्लॉयड है, टर्शियरी सेक्टर में कम लोग इंप्लॉयड है। लेकिन टर्शियरी सेक्टर हर देश के लिए जरूरी होता है बच्चा। राइजिंग इंपॉर्टेंट टर्शियरी सेक्टर की इसलिए है क्योंकि मोस्टली जो जॉब्स होती है टर्शियरी सेक्टर में वो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। अगर कम लोग भी टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं तो वो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। जैसे जो टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये फार्मर से ज्यादा पैसा कमाते हैं, मछुआरों से ज्यादा पैसा कमाते हैं। मछुआरे और फार्मर किसमें आए, प्राइमरी सेक्टर में आए, टर्शियरी सेक्टर में आए। लॉयर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, दे अर्न वे मोर मनी। सो टर्शियरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, गांठ बांध लो। 4 रीजन। पहला रीजन है जो भी देश की पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो सारी बेसिक सर्विसेज जो हैं टर्शियरी सेक्टर में काउंट होती है। देश में अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, कोर्ट चाहिए, सब कुछ किसमें आता है, टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो अगर देश को डेवलप करना है, देश डेवलप दिखना चाहिए, जैसे दुबई डेवलप दिखता है, गुड़गांव डेवलप दिखता है, नोएडा डेवलप दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टर्शियरी सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रही है। दूसरा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हम अगर डेवलप करना चाहते हो तो हमें टर्शियरी सेक्टर चाहिए ही चाहिए। मान लो एक खेती करने वाला किसान है, उसे लोन चाहिए, तो लोन कौन देगा, बैंक देगा। बैंक किसमें आ गया, टर्शियरी सेक्टर। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उसे नई फैक्ट्री लगानी है, लोन लेना है, लोन कहां आएगा, टर्शियरी सेक्टर। मान लो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर उसे अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस खरीदना है, इंश्योरेंस किसमें आएगा, टर्शियरी सेक्टर। सो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी में काम करने वाले लोग हैं उनकी डेवलपमेंट भी किस पे डिपेंड करती है, टर्शियरी सेक्टर पे। तो जैसे जैसे देश में प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप करेगा वैसे वैसे टर्शियरी को अपने आप डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करता है, सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण हो गया मेरे बच्चों, इंक्रीज इन द इनकम लेवल। जब लोगों का पैसा ज्यादा बढ़ता है, पहले हम क्या करते थे, साल में एक बार मूवी देखने जाते थे, उसी में खुश हो जाते थे, भाई आज तो हॉल में मूवी देखने को आए। अब हर नई मूवी हमें हॉल में देखनी होती है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे मम्मी पापा थोड़े कम पैसे कमा रहे थे, धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ गई है तो हमारे भी मूवी के शौक बढ़ गए। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो जैसे जैसे दुनिया में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं, या टर्शियरी सेक्टर में लोग ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता रहता है। साइकिल वाले इंसान को लगता है यार स्कूटी खरीद ले, स्कूटी वाले को लगता है यार बाइक खरीद ले, बाइक वाले को लगता है गाड़ी खरीद ले, गाड़ी वाले को लगता है यार 2 गाड़ियां खरीद ले। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ता है तो लोग और ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और ज्यादा वो शिमला मनाली हॉस्पिटल्स अच्छे, स्कूल्स अच्छे, कॉलेजेस अच्छे की डिमांड करते हैं, और ये सारी डिमांड किसमें आती है, टर्शियरी सेक्टर्स में आती है। ओके, चौथा रीजन है कि आगे आगे जो टेक्नोलॉजी वाली दुनिया आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वाली जो दुनिया आ रही है, उससे रिलेटेड सारी की सारी जॉब्स किसमें आती हैं, टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। तो अगर हमें फ्यूचर से कदम मिला के चढ़ना है तो हमें टर्शियरी सेक्टर को अच्छी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो 4 रीजन हो गए मेरे बच्चों। एक तो सारी बेसिक सर्विसेज आ रही है टर्शियरी में, दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए टर्शियरी का अच्छा होना जरूरी है, तीसरा जब इनकम लेवल बढ़ता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए टर्शियरी सेक्टर का अच्छा होना जरूरी है, और चौथा टर्शियरी सेक्टर में ये नए जमाने की जॉब्स आती हैं जो हमें ज्यादा पैसा जनरेट करके देती हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना क्या है, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है बच्चा, ये प्रॉब्लम इन दोनों बार ग्राफ से तुम्हें देखने को मिलती है। पहली बात तो हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि आज भी हमारी जो जनता है ज्यादातर किसमें इंक्लूडेड है, कोई तो बच्चे चिल्ला रहे गली में, बट एनीवे ज्यादा लोग कहां एम्प्लॉयड है, पहले 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, अब 44% प्राइमरी सेक्टर में लोग इन्वॉल्व है। पहले के मुकाबले प्राइमरी सेक्टर में लोग कम हो गए, लेकिन बात ये नहीं है कि पहले के मुकाबले कम हुए हैं कि ज्यादा हुए, लेकिन आज भी आप देखो 31% लोग टर्शियरी में, 25% सेकेंडरी में, 44% आज भी देश की ज्यादातर जनता किसमें है, प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में लोग इंप्लॉयड तो हैं, लेकिन जब तुम प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर देखते हो तो वो कितना कम है, इतने ज्यादा लोग, सिंपल देख लो यहाँ पे नीला कितना ज्यादा और यहाँ पे नीला कितना कम है ना। तो जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर का शेयर है वो कम आ रहा है, यानी कि लोग इंप्लॉयड तो हैं लेकिन लोग उतना पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड 31% जनता जो टर्शियरी सेक्टर में इंप्लॉयड है वो इतना ज्यादा जीडीपी प्रोड्यूस करके दे रही है। कम लोग इंप्लॉयड है लेकिन वो ज्यादा पैसा जनरेट करके दे रहे हैं, मतलब कि टर्शियरी सेक्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो ऐसा ये जो तुम्हें ये दिख रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में शेयर नहीं दे पा रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है बच्चा कि प्राइमरी सेक्टर में लोग जबरदस्ती इंप्लॉयड है। ये जबरदस्ती इंप्लॉयमेंट को बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मतलब है जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग जब इंप्लॉयड होते हैं तो उसे बोला जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एक छोटा सा खेत है, उसमें एक इंसान खेती करेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन उसमें जबरदस्ती 5 लोग खेती कर रहे हैं, व्हाट इज दैट। बाकी 4 लोग कहीं और काम करते तो घर में ज्यादा पैसा आता, लेकिन वो 4 लोग भी उसी छोटे से खेत में जबरदस्ती काम कर रहे हैं। एक दुकान है भाई, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली गांव में देखने को मिलती है, लेकिन शहरों में भी कभी कभी देखने को मिलती है।
ये एनसीईआरटी से मैं थोड़ा डिफरेंट बोल रही हूँ। एनसीईआरटी का अगर याद करना चाहते हो तो याद रखो कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ गांव में देखने को मिलती है, क्योंकि जितने लोगों की जरूरत होता है, जब एक फैक्ट्री में आपको जॉब मिलती है या एक कंपनी में आपको जॉब मिलती है तो आप एक्स्ट्रा काम डाला जाता है, आप कम काम नहीं डाला जाता है। तो एक काम को करने के लिए अगर एक इंसान चाहिए तो एक कंपनी एक इंसान को हायर करेगी, दो इंसानों को जबरदस्ती हायर करके एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगी, है ना। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमें खेतों में देखने को मिलती है, सिर्फ रूरल इंडिया में देखने को मिलती है, जहां पे लोग अपने छोटे छोटे फार्म में पूरी पूरी फैमिली काम कर रही होती है, या फिर क्योंकि सस्ते में लेबर मिल जाता है गांव में, तो जहां पे एक खेत में 5 लेबर को एम्प्लॉय करना होता है, वहीं पे जबरदस्ती 10 लेबर को एम्प्लॉय कर लेते हैं लोग और उन सबके पैसे काटने शुरू कर देते हैं। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बच्चे इतनी ज्यादा है, मान लो सरकार ने बोला कि एक दिन के 200 रुपए आपको मिलने ही मिलने चाहिए, तो भी हम क्या करते हैं कि इतने ज्यादा दावेदार हैं काम करने के लिए। आपको पता है कि 200 रुपए में अगर आप काम करके नहीं दोगे कोई और काम करके देगा, तो लोग क्या करते हैं 200 तो छोड़ो 100 रुपए देते हैं दिन के काम करने के, दिहाड़ी देते हैं 100 रुपए। क्यों? हमको पता है आप नहीं करोगे कोई और करेगा। तो गांव में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। लेकिन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये आपको सेकेंडरी सेक्टर में भी देखने को मिलती है, प्राइमरी में भी देखने को मिलती है, यानी कि गांव में भी देखने को मिलती है और शहर में भी देखने को मिलती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है मेरे बच्चों? जब कुछ महीने आपको काम मिलता है और बाकी महीने आपको काम नहीं मिलता है तो उसे बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है कि दिवाली में भाई पटाखे बनाने, पटाखे की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया, दिवाली चली गई, दशहरा चला गया, न्यू ईयर चला गया, उन्हें बाहर निकाल दिया कि देख लो अपनी अपनी दूसरी जॉब देख लो, राइट। ऐसा ही अमेरिका वगैरह में भी होता है, जब क्रिसमस आ रही होती है तो किताबें बहुत ज्यादा छपनी शुरू हो जाती हैं, पब्लिशिंग इंडस्ट्री क्या करती है बहुत सारे लोगों को हायर कर लेती है, क्रिसमस के बाद टाटा बाय बाय कर देती है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कुछ महीने आपको काम मिलता है, बाकी महीने आप अनएम्प्लॉयड घूम रहे होते हो कि क्या काम करें क्या काम करें। तो यही दो एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा प्राइमरी सेक्टर बहुत पीछे छूट रहा है, और इसीलिए हमें प्राइमरी सेक्टर को अगर इंप्रूव करना है तो इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दे रहे हैं लेकिन कम ध्यान दे रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हर गांव में कनाल और इरिगेशन और डैम्स वगैरह बनाने चाहिए। एक तो जब हम ये सारी चीजें बनाएंगे गांव का डेवलपमेंट होगा, और दूसरा गांव की डेवलपमेंट में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट है बच्चा, गवर्नमेंट को ना ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। कई बार होता है कि गांव में लोग खेती करते हैं लेकिन उनकी फसल ना गांव में गर्मी में खराब हो जाती है, बाय द टाइम दे रीच अ पर्टिकुलर सिटी, मतलब वो अपने गांव से दूर जब तक शहर में अपनी सब्जियों को लेकर पहुंचते हैं सब्जियां इतनी खराब हो जाती है, उन्हें सब्जियों के कम दाम मिलते हैं। तो सच्चा अगर हर गांव में कोल्ड स्टोरेज यूनिट होगी जहां पे आप अपनी सब्जियों को स्टोर कर सकते हो, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो, तो फिर आप क्या करोगे, पैसे कमाओगे। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है एक चीज की जिंदगी बढ़ाना। मान लो आपकी सब्जी अगर आप फ्रिज से बाहर रख रहे हो तो एक दिन में खराब हो जा रही है, लेकिन अगर आप फ्रिज में रख रहे हो तो वो 5 दिन चल जा रही है, मतलब कि आपने फ्रिज में रख के टेंपरेचर कम करके क्या कर दिया, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। तो इसीलिए हमें हर गांव में कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स या अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना चाहिए, अच्छी सड़कें फ्री में उन्हें ट्रांसपोर्ट देना चाहिए। ओके नेक्स्ट, लोकल बैंक शुड प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट। इसे हम मनी क्रेडिट में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि अगर लोकल बैंक फार्मर्स को कम दाम पे अगर क्रेडिट देना शुरू कर दें, लोन देना शुरू कर दें, तो फार्मर्स उस लोन को यूज करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के महान भी बना लेंगे और दूसरा अपनी खेती को भी इंप्रूव कर लेंगे, तो उनका भला हो जाएगा। चौथा है आइडेंटिफाई प्रमोट इन लोकल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरिया। जो ऐसे कस्बे वाले इलाके जहां पे थोड़ा सा गांव है, थोड़ा सा शहरीकरण है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि बाकी इंडस्ट्रीज को हम स्पॉट कर सकते हैं। जैसे कई जगह है वहां की कढ़ाई अच्छी होती है, कई जगह है वहां के कपड़े अच्छे होते हैं, कई जगह है वहां का हैंडीक्राफ्ट अच्छा होता है, कई जगह है वहां पे लोग बास्केट्स अच्छी बनाते हैं, कई जगह है लोग वहां पे ग्लासें अच्छी बनाते हैं। तो हर हमारे इंडिया के कोने कोने में इतना टैलेंट भरा हुआ है कि अगर हम उस टैलेंट को टैप करके उस पर एक इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करें तो हर गांव का भला हो सकता है और ये रूरल लेवल पे एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, तो लोगों को डिस्गाइज तरीके से अपने खेतों में एम्प्लॉय होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। एंड एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, और सबसे अच्छी बात है जिसमें मेरा पूर्ण विश्वास है, एक देश तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक उसका हर एक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। तो हर देश में हर गली में हर गली कूचे में एक स्कूल होना चाहिए, ताकि स्कूल के लिए आपको 5-5 किलोमीटर ना जाना पड़े, आपके पास स्कूल आए, आप स्कूल के पास ना जाओ, और तभी हमारा देश बनेगा महान, तभी हमारा रूरल इंडिया बनेगा महान। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चा मनरेगा नाम का एक प्रोग्राम चलाया था। मनरेगा नाम का प्रोग्राम चला था क्योंकि हमारे देश में राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क का मतलब है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों? सरकार की जिम्मेदारी है। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ भूमि? ओके, कंज्यूमर राइट्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बट एनीवे मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। 2005 में चालू हुआ था। हम मानते हैं कि इस देश में पैदा हुए तो तुम्हारे पास काम करने का हक है। मनरेगा के अंदर हमने 625 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स को टैप किया इंडिया के अंदर, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने क्या किया, धीरे धीरे जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी शुरू की, वहां पे कनाल बनाना, डैम्स बनाने जैसी चीजें शुरू की, और देश के गांव की जो अनएम्प्लॉयड जनता थी उन्हें काम प्रोवाइड किया। इसमें लड़के और लड़कियों दोनों को काम प्रोवाइड किया गया था, हर कास्ट के हर रिलीजन के लोगों को काम प्रोवाइड किया था। 100 दिन का, एक साल के अंदर 100 दिन का गारंटी इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था, 100 डेज का, सिर्फ 100 डेज का। आइडिया ये था कि एटलीस्ट 100 डेज का हमने आपको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो 100 दिन में जो आप पैसे कमाओगे उस पैसे से एटलीस्ट आप पूरे साल अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का पेट पाल पाओगे, कम से कम आपको गरीबी में, हंगर में नहीं रहना पड़ेगा। अगर 100 दिन का रोजगार देने में सरकार कहीं पीछे छूट जाती थी तो आप सरकार से जाके 100 दिन का मेहनताना मांग सकते थे कि 100 दिन की मेरी जो पेमेंट बनती है वो पेमेंट दे दो। अगर सरकार ने आपको जॉब नहीं प्रोवाइड की, जॉब प्रोवाइड की तो आपको पैसे वैसे ही मिल जाते थे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट टू वर्क भी बोलते हैं इसे, 2005 में चालू हुआ था, 625 डिस्ट्रिक्ट में चालू हुआ था, 100 दिन का गारंटेड रोजगार दिया था, सारी कास्ट सारे जेंडर्स के लिए चालू हुआ था, और इससे हमारे देश में काफी ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हुई। लेकिन फिर भी अभी हम काफी पीछे चल रहे हैं बच्चा। और अब हम आते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे। तो ये तो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। लेकिन अगर तुम्हें
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कैटेगराइज करना है मेरे बच्चों, तो तुम उन्हें दो कैटेगरीज में डाल सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, अनऑर्गेनाइज का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे। अब ऑर्गेनाइज में रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों फॉलो होते हैं? क्योंकि ये वो बिजनेसेस होते हैं, वो फैक्ट्रीज होती हैं जो गवर्नमेंट की नजरों में रहती हैं, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो वाले बिजनेसेस या वो वाली एक्टिविटीज आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आपको पैसे तो देती हैं लेकिन आपने उन्हें गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं करा रखा। मान लो आप घर में 4-5 गली के बच्चे पढ़ा के ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो आपने ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, सरकार को उसके बारे में नहीं मालूम, तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हो। लेकिन आप किसी स्कूल में जाके पढ़ा रहे हो और वो स्कूल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हो। तो सेम ही एक्टिविटी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में आ सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा बच्चा, पब्लिक सेक्टर की जो जॉब होती है, गवर्नमेंट की जो जॉब होती है, वो हमेशा ऑर्गेनाइज में आती है। प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब होती है वो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज में आ सकती है। जैसे अगेन प्राइवेटली आप घर पे बैठ के बच्चे पढ़ा रहे हो, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जाके आप एज अ टीचर पढ़ा रहे हो, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पब्लिक सेक्टर हमेशा ऑर्गेनाइज में आता है, क्योंकि सरकार अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करेगी ना भाई। सरकार ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट, वो सब सरकार खुद से तो फॉलो करेगी। जॉब की सिक्योरिटी भी देगी, आपको पेमेंट भी देगी, फिक्स्ड वर्किंग टाइम रखेगी आपका, अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवाएगी तो फिर आपको क्या करेगी, ओवर टाइम देगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, लोग आपसे घंटों काम कराते हैं। जैसे आप देखते हो छोटे छोटे ढाबों पे जो लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, उनके कोई वर्किंग आवर्स थोड़ी होते हैं कि भाई तू 9 से 5 काम करेगा। 9 से 5 भी करा सकते हो, 9 से 11 भी करा सकते हो, जितना लोगों का मन करता है उतना काम कराया जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखते हो कोई पेड लीव्स नहीं होती। भाई मेरे इतने अमीर अमीर दोस्त हैं, इतने अमीर अमीर, मैं क्या बताऊं, एडटेक के इतने अमीर अमीर दोस्त हैं, करोड़ों करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन उनके घर में जो बाई आती है ना, उनके घर में जो दीदियां काम करने आती हैं, उन्हें संडे तक की वो छुट्टी नहीं देते, संडे तक की छुट्टी नहीं देते। ये मैं रईसों की बातें बता रही हूँ तुम्हें। तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को अनऑर्गेनाइज तरीके से ट्रीट करते हैं, तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज ही रह जाता है। जैसे डेली वेज लेबर हो गए, डोमेस्टिक हेल्पर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, छोटे छोटे ढाबों पे काम करने वाले बच्चे हो गए। पहली बात तो वो चाइल्ड लेबर है, दूसरी बात चाइल्ड लेबर भी वो अनऑर्गेनाइज तरीके से है, राइट। घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हो गए, घर में छोटी सी टेलरिंग यूनिट लगा रखी है आपने, फैक्ट्री घर के अंदर छोटी सी एक वर्कशॉप लगा रखी है, ऑल ऑफ दिस इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, रजिस्टर्ड हो, आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है, आपको प्रॉपर मेल पे आपकी जॉब लगी थी, और फिर जब आप टर्मिनेशन भी हो रहा है तो आपको पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 1 महीने बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ऑल ऑफ दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, अदरवाइज इट इज अनऑर्गेनाइज। चलिए, दूसरा तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मेरे बच्चों। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अरे ये क्या हो गया, पेन तो क्या हो गया, पेन तो अदीब अदीब चल रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर सरकार के पैसे लगे हैं तो पब्लिक सेक्टर है, अगर किसी प्राइवेट इंसान या प्राइवेट ग्रुप के पैसे लगे हैं तो प्राइवेट सेक्टर है। जैसे कि सरकार के पैसे रेलवे में लगे थे तो रेलवे पहले पब्लिक सेक्टर में आता था, आजकल हमने रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर दिया है। जैसे कि भेल हो गया, भारत सेल हो गया, ये सब किस में आता है बच्चा? प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में आता है। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी, आप कोको कोला देख लो, एप्पल देख लो, आप डंकिन डोनट्स देख लो, ये बाकी जितनी भी चीजें आपको दुनिया में दिख रही हैं सब किस में आती है? प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है तो लॉस भी गवर्नमेंट का है और प्रॉफिट भी गवर्नमेंट का है। प्राइवेट सेक्टर में लॉस भी प्राइवेट इंसान का है और प्रॉफिट भी प्राइवेट इंसान का है। गवर्नमेंट जब पब्लिक सेक्टर में कोई जॉब क्रिएट करती है तो उसका मेन मोटिव होता है कि भाई लोगों का वेलफेयर हो, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। प्रॉफिट तो बात की बात है, लेकिन पहले मेन मोटिव होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। प्राइवेट सेक्टर में आप जो भी देखते हो, आप जितने ट्यूशन सेंटर्स देख रहे हो, जितने एजुकेशन इंडस्ट्री में देख रहे हो, जितने हेल्थ इंडस्ट्री में देख रहे हो, जो भी प्राइवेट लोग हैं, नो मैटर वो किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स बना रहे हैं, पेट्रियोटिज्म के नाम पे आपको पागल बना रहे हैं, कि आपको भाई बहन के प्यार के नाम पे, माँ बाप के प्यार के नाम पे आपको पागल बना रहे हैं, जिस भी बेसिस पे आपको पागल बना रहे हैं, लेकिन उनका मेन मात्र मोटिव क्या है? आपसे पैसे इकट्ठे करना, पैसे इकट्ठे करना। फ्री चीजें बहुत कम मिलती हैं दुनिया में, ये चैनल तुम्हें फ्री मिल रहा है, बहुत जगह तुम्हें नहीं मिलती हैं फ्री चीजें। आई थिंक इस चैनल को छोड़ के आई डोंट नो एनी अदर चैनल जो भी फ्री में पढ़ा रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर में जो भी चीजें होती हैं उनका मेन मोटिव होता है, पागल बनाने के टैक्टिक्स अलग अलग होते हैं, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। सो पब्लिक सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट का पैसा लगा है, प्राइवेट है जहां प्राइवेट इंसान का पैसा लगा है, पब्लिक सेक्टर जहां पे मेन मोटिव है वेलफेयर क्रिएट करना, प्राइवेट जहां पे मेन मोटिव है प्रॉफिट क्रिएट करना। पब्लिक सेक्टर जैसे कि सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट सेक्टर जैसे कि रिलायंस, बजाज, हैवेल्स, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट, व्हाई डज गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज? अच्छा, अभी तो हमने देखा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दो तरीके के सेक्टर होते हैं। पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों है बच्चा? पब्लिक सेक्टर की जरूरत इसलिए है, पहला तो है राइट टू वर्क। अगर हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर पे तो कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते। भाई देश में जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जरूरत तो नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर सबको एम्प्लॉय कर ले, तो हमें पब्लिक सेक्टर की जॉब चाहिए। दूसरा, बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ, इन्हें हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? बहुत सारे पैसे लेगा। आप देखते ही हो कि जो एक बच्चा डिलीवर होता है उसमें 20-30 हजार रुपए लगते हैं सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे को डिलीवर कराने के लिए, और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो कम से कम 2-2.5 लाख का वो बिल बना देंगे, ठीक है। उनके 20-20 हजार रुपए के तो वो रात को रुकने के पैसे ले लेते हैं हॉस्पिटल में। तो बेसिक फैसिलिटीज अगर आप प्राइवेट के हाथ में दे दोगे तो उसके प्राइसेस बढ़ा देंगे। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो देश के लिए इंपॉर्टेंट होती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी आपने दे दी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, वो पता नहीं कितने की होगी इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी के पैसे लेती है वो तो हमें ज्यादा लग रहे होते हैं, प्राइवेट लोग लेंगे तो पता नहीं हमारा क्या ही होगा, राइट। सो बेसिक फैसिलिटीज आर सपोज टू बी देयर। दूसरा, हमारे पास अमीर और गरीब का भेदभाव है, रिच और पुअर दोनों तरीके के लोग हैं सोसाइटी में। तो अगर सब कुछ हमने प्राइवेटाइज कर दिया तो शायद अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेंगे किसी ना किसी तरह, लेकिन गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और डेमोक्रेसी सिर्फ अमीरों की नहीं होती बच्चा, डेमोक्रेसी गरीबों की भी होती है। एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी हैज द राइट टू लिव, राइट। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज एंड दैट इज व्हाई इट स्टिल डज। हर कंट्री में आप देखते हो, हर डेमोक्रेसी में आप देखते हो कि गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नहीं बच्चा, अगर प्रीस्ट को जॉब है और उन्हें पैसे मिलते हैं, चर्च उन्हें पैसे देता है, तो प्रीस्ट किस में आते हैं? सर्विस सेक्टर में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं। इट्स अ सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग। वो आपके घर में जो आके पूजा करा रहे हैं, इट इज अ सर्विस,
खत्म कर दें? 20 minutes enough for money and credit, I feel. Yeah, what do you think? छोटू सा तो चैप्टर है। ओके, मनी एंड क्रेडिट में सबसे पहले तो हम बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बच्चा, कि जब पहले दुनिया में मनी नहीं आया था तो दुनिया में मनी की जगह क्या चलता था? तब दुनिया में चलता था बार्टर सिस्टम। बहुत पहले की बात कर रहे हैं, अर्लियर फॉर्म्स ऑफ करेंसी से भी पहले की बात कर रहे हैं। चीजें जो है, चीजें और सर्विसेज के लिए एक्सचेंज की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में एक्स्ट्रा मिल्क था, मैंने आपको मिल्क दे दिया, और मुझे जूते चाहिए थे, आपके पास एक्स्ट्रा जूते थे, आपने मुझे जूते दे दिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था। मतलब कि जो चीज मेरे पास एक्स्ट्रा है वही आपको चाहिए होनी चाहिए, और जो चीज आपके पास एक्स्ट्रा है वही मुझे चाहिए होनी चाहिए। जब तक ये दोनों चीजें मैच नहीं करेंगी तब तक मैं और आप बार्टर सिस्टम में एंगेज नहीं हो पाएंगे, राइट? सो बार्टर सिस्टम हैड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि एक ही टाइम पे दो कोइंसिडेंसेस होने चाहिए। व्हाट आई वांट यू शुड हैव टू गिव, एंड व्हाट यू वांट आई शुड हैव टू गिव, देन ओनली इट कैन वर्क। तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक सा सिस्टम था। पहले लोग क्या करते थे कि गाय वाय बेच के अनाज वगैरह ले लिया करते थे। कुछ टाइम तक बार्टर सिस्टम अच्छे से चला, फिर लोगों को समझ आया कि नहीं, हमें मनी की जरूरत पड़ेगी, तो फिर लोगों ने मनी बनाना शुरू कर दिया। मनी बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब मनी सिर्फ एक माध्यम है बच्चा। आपको आप मार्केट से एक्स खरीदने हैं, मार्केट से मिल्क खरीदना है, आपको पूजा का सामान खरीदना है, आपको जो है साड़ी खरीदनी है, नो मैटर आपको मार्केट से क्या खरीदना हो, नो मैटर आपको मार्केट में क्या बेच रहा है, वट एवर यू वांट टू बाय एंड वट एवर यू वांट टू सेल, इन बिटवीन देयर वुड बी मनी इन्वॉल्व। व्हाट वुड बी इन्वॉल्व? मनी वुड बी इन्वॉल्व। अगर जैसे सरकार ने अभी कुछ सालों पहले 2016 में 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 2000 के नोट जो है बंद कर दिए गए थे, राइट? नहीं 2000 के नहीं, 500 के नोट बंद कर दिए गए थे और नए वाले नोट सर्कुलेट हुए थे। कुछ तो हुआ था डीमोनेटाइज, मेरे को बहुत याद नहीं है, 2016 की बात हो गई। बट डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2-3 करेंसी नोट्स के लिए, और एकदम से वो करेंसी जो है पानी हो गई थी। आपके घर में नो मैटर वो कितने पैसे पड़े हुए थे, लेकिन अगर आपने उन्हें चेंज नहीं कराया टाइम पे, तो वो करेंसी किसी काम की नहीं बची थी। क्योंकि गवर्नमेंट जब तक हमें ऑथराइज कर रही है कि भैया ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यही करेंसी है तुम्हारे देश की, तभी तक वो करेंसी चल रही है। अब यूरोप की करेंसी तुम इंडिया में चलाने की कोशिश करोगे, वो नहीं चलेगी। अमेरिका की करेंसी यूरोप में नहीं चलेगी। व्हाई? बिकॉज एक जगह की सरकार जिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी को ऑथराइज करती है, वही करेंसी वहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह स्थापित की जाती है, और उसके अलावा कोई काम नहीं है। मनी का हमारी लाइफ में मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के अलावा कोई काम नहीं है। कल को अगर सरकार बोलती है पैसा नहीं चलेगा, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। इट इज एज गुड एज अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की फिर भी इज्जत होती है, उसमें खबरें छपती है, मनी की फिर कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो मनी बार्टर सिस्टम को खत्म करने के लिए आया था। पुराने जमाने का जो मनी है वो हमारी आज के मनी की तरह नहीं दिखता था। बहुत पहले जो है ग्रेन्स और कैटल को यूज किया जाता था मनी की तरह। फिर सिल्वर आगे बच्चा, सिल्वर गोल्ड के सिल्वर कह रही हूं, फिर कॉइन्स आगे बच्चा, गोल्ड के कॉइन्स होते थे, कॉपर के होते थे, सिल्वर होते थे। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में हमें समझ में आया कि जो प्रेशियस मेटल है इसे नहीं यूज करना चाहिए। मॉडर्न यानी कि आज की दुनिया की फॉर्म्स ऑफ करेंसी दो तरीके की होती है। एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी होती है, जो आप जानते हो आजकल पेटीएम चल गया है, गूगल पे चल गया है, और बिटकॉइन चल गया है ना, ये डिजिटल पेमेंट्स वगैरह के माध्यम चल गए हैं। मीडियम भी बहुत तरीके के हो गए हैं, और करेंसी भी आजकल बहुत सारा अलग अलग हो गई है। क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट आपने शायद सुना होगा। बट एनीवे वो सब छोड़ भी दो, अगर सिर्फ एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करो तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में एक तो आती है करेंसी, और दूसरा आता है करेंसी को यूज करने के मीडियम। करेंसी में आते हैं बच्चा पेपर नोट। एक तो होती है नोटें जो हम सबको अच्छी लगती है, और कुछ होते हैं सिक्के जो हम सबको थोड़े कम अच्छे लगते हैं। सिक्के आप जानते हैं 1 रुपए का आता है, 2 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है। उसी तरीके से हर देश के सिक्के अलग अलग होते हैं, हर देश की पेपर नोट्स अलग अलग होती है। अब ये जो सारा पैसा है आप जेब में लेके तो नहीं घूम सकते बच्चा। अब ये सारा पैसा आप जेब में लेके नहीं घूम सकते। आपको जब एक सैलरी मिलेगी तो आप ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या करोगे? अपने बैंक में जमा कराओगे। बैंक में क्या कराओगे? डिपॉजिट कराओगे। ध्यान से सुनना, डिमांड डिपॉजिट समझ नहीं आता बच्चों को। आप क्या करोगे? अपनी फॉर्म ऑफ करेंसी को बैंक में डिपॉजिट कराओगे, क्योंकि इतना सारा पैसा लेके जाना फीजिबल नहीं है। इतना सारा पैसा आप एक साथ खर्च भी नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पैसा सेव रहे, सिक्योर्ड रहे, कोई चोरी चकारी ना हो। आप चाहते हो कि आपके पैसे पे आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहे, तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा। आपका बैंक मान लो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, आपने 100 रुपए जमा कराया, 1 साल बाद वो 100 रुपए 103 रुपए हो गए, 3 रुपए का फायदा हो गया, राइट? तो इन सारे कारणों की वजह से हम क्या करते हैं? पैसे को जमा करा देते हैं बैंक में, जितना चाहिए होता है हम उसे यूज कर रहे होते हैं। अब जब हमें पैसा चाहिए होता है बच्चा, जब हमारी डिमांड आती है, जब हमें मान लो गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, जब हमारी डिमांड आती है तो हम उस पैसे को खर्च करने के डिफरेंट तरीके यूज करते हैं। पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया, ये सब कुछ क्या है? पैसे को यूटिलाइज, अमेजन पे हो गया, ये सब उसी पैसे को जो आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा है उसको यूज करने के मेथड्स हैं। अब ये बहुत ही नए रिसेंट जमाने के मेथड है, लेकिन इससे थोड़े से साल पहले 10-15 साल पहले सिर्फ डिमांड डिपॉजिट या चेक आया करते थे। जब एटीएम नाम की चीजें भी नहीं थी ना इंडिया में, तो डिमांड डिपॉजिट या चेक हुआ करते थे। डीडी होता था बच्चा, एक तरीके का पर्चा होता था, आप बैंक में फिल करके डाल के आते थे। बैंक को बोलते थे कि मेरे अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए हैं, तो भैया उसमें से मुझे 20,000 ये डीडी मैं इस पे अपने साइन कर रही हूं, और मेरे को उसमें से 20,000 रुपए तुम अभी कैश दे दो, ठीक है? एक ये तरीका हुआ करता था। दूसरा तरीका हुआ करता था बच्चा चेक का। चेक पे भी सेम ही होता था, तुम नाम भरते थे। मान लो चेक तुम्हें किसी और का नाम का काटना है, तुम नहीं चाहते कि मेरे को पैसा मिले, तुम चाहते हो कि मेरे को पेमेंट करनी है। मैंने घर बनवाया था, घर में पेंटिंग करवाई थी, पेंटिंग का हुआ 35,000 रुपए, मेरे बैंक में क्या है 1 लाख रुपए पड़ा है, वो उसमें से क्या करो 35,000 रुपए मैं नाम लिख के दे रही हूं तुम्हें, इस आदमी के इस बैंक अकाउंट में डाल देना, ठीक है? सो डिमांड डिपॉजिट से क्या होता है कि तुम अपना पैसा खुद लेके आते हो, तुम वहां से कैश उठा के ले आते हो। चेक से क्या एक फैसिलिटी मिलती है, तुम अपने बैंक में पड़े हुए पैसे को किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी और के अकाउंट में, किसी के स्कूल में, किसी के कॉलेज में, किसी के ऑर्गेनाइजेशन में। तुम एक पैसे को, एक पर्टिकुलर अमाउंट को अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो। या तुम्हें कहीं से चेक मिला है तो तुम अपने बैंक में उसे डिपॉजिट कराओगे, दूसरे के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? सो व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट इज बेसिकली एनी सॉर्ट ऑफ मनी। ऐसा कोई भी पैसा जो तुमने बैंक के साथ जमा कराया हुआ है, जिसे तुम जब डिमांड कर रहे हो तुम्हें वो पैसा मिल जा रहा है, उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। लेकिन आजकल पैसे को निकालने के और बहुत माध्यम आ गए। एटीएम से जाके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से तुम पैसे निकाल देते हो, तुम जो है पैसा पेटीएम वगैरह से निकाल देते हो, पैसा जो है बहुत ही डिजिटलाइज हो गया। बट हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ यही है।
चलो अब बैंक की बात करते हो, तो बैंक हमारे पैसे को सेव रखता है, सिक्योर रखता है, उस पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि बैंक खुद के पैसे कैसे कमाता है? बैंक को क्या सरकार पैसे देती है? बैंक में इतने सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। पहली बात तो सारे बैंक पब्लिक सेक्टर में नहीं आते, कुछ प्राइवेट बैंक भी होते हैं, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे बैंक क्या है? प्राइवेट बैंक है। अब प्राइवेट बैंक बाकी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, मतलब कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन बैंक कैसे प्रॉफिट कमाएगा? क्या आपके और हमारे पैसे लेके भाग जाए? ये है उसका प्रॉफिट? नहीं, बैंक प्रॉफिट कमाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में बीच में डिफरेंस रख के। यानी कि आप जो पैसा बैंक में जमा कराते हो, आप डिपॉजिटर हो, आप जो पैसा बैंक में जमा करा रहे हो, उस पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। लेकिन आप जब बैंक से पैसा उधार मांगने जाते हो तो उस पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है। आप देखो आपके पेरेंट्स को दिन भर कॉल आते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। क्यों लोन ले लो? क्योंकि जब आप लोन लोगे, मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया, तो उस पे क्या होगा? 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो 20% जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 5 लाख का 20% जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, दैट वुड बी बैंक की कमाई। दैट वुड बी मेरे बच्चों बैंक की कमाई। तो बैंक की जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना डिपॉजिटर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट में और लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट में से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका होता है? लोन्स का। तो मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्स और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वाई, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगी आपकी बैंक की इनकम। और बैंक इससे अपना प्रॉफिट भी कमाएगा, बैंक इससे अपने एम्प्लॉइज को पैसे भी देगा। यानी कि अब ऐसा मत सोचो कि आप डिपॉजिटर हो तो आप लोन क्रेडिटर नहीं बन सकते। क्रेडिटर मतलब कि आप डेटर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। सेम बैंक में अगर आपका अकाउंट हो, सेम बैंक से आप लोन भी ले सकते हो, लेकिन वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा। मान लो मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, एक्सिस बैंक में मेरे 1 लाख रुपए डिपॉजिट है, ठीक है। उस 1 लाख रुपए पे मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसी एक्सिस बैंक से मैं बोलूं कि यार मुझे 2 लाख का लोन चाहिए, तो उस लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि बैंक अपनी कमाई तो बना के रखना चाहता है ना। दिस इज हाउ बैंक्स फंक्शन, दिस इज हाउ बैंक्स अर्न मनी आल्सो मेरे बच्चों। और ये जो क्रेडिट वर्ड है, ये जो लोन का वर्ड है, हमें लगता है कि लोन लेना हमेशा गलत बात होती है, लेकिन लोन लेना अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि लोन का आउटकम क्या निकल रहा है। याद रखना, लोन का आउटकम क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि लोन लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है। पॉजिटिव रोल की बात करो बच्चा, तो सलीम की कहानी याद रखना, पेपर में एज एन एग्जांपल लिख के आना। मान लो आपने लोन लिया, लोन से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से आपने अपने बिजनेस में अच्छा प्रोडक्शन किया, बिजनेस में अच्छा प्रोडक्शन करके आपने उस सामान को बेचा, सामान को बेच के आपके पास पैसे आए, आप क्या बन गए? मिलियनियर बन गए। मतलब कि आपके पास इतने पैसे आए, आपने अपने लोन को भी चुका दिया और आपके पास फिर भी प्रॉफिट बच गया। तो ये तो होगी पॉजिटिव सिचुएशन, जहां एक लोन लेने से आपका फायदा हुआ। लेकिन अगर लोन लेने से आपका आउटकम नेगेटिव निकला है, उसे आप बोलोगे नेगेटिव रोल ऑफ द क्रेडिट। फॉर एग्जांपल स्वप्ना के केस में, स्वप्ना का एक छोटा सा खेत था, 2 साल से उसकी अच्छी फसल नहीं हो रही थी। उसने सोचा इस बार फसल उगाने के लिए मैं अच्छे बीज वगैरह खरीद के लाऊंगी, और उसने उसके लिए थोड़ा सा क्या ले लिया मेरे बच्चों? लोन ले लिया, ठीक है। लोन ले तो लिया, क्रेडिट लिया तो, लेकिन उस साल भी उसकी फसल हो गई खराब। तो पहली बात तो उसके पास 2 साल से ऑलरेडी पैसे नहीं थे, कोई सेविंग्स नहीं थी, छोटी फार्मर थी स्वप्ना, और अभी जो लोन लिया था वो पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे। फसल खराब हो गई, फसल बेच के वो पैसे कमा नहीं सकती, तो अब वो पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेगी, ठीक है। और वो लोन की भंवर में फंस जाएगी, जिसे बोला जाता है मेरे बच्चों डेट ट्रैप। डेट का मतलब होता है कर्जा, ट्रैप का मतलब होता है कि एक तरीके का जाल। जब आप ऐसे भंवर में फंस जाते हो ना, जहां पे पिछले लोन को चुकाने के लिए आपको नया लोन लेना पड़ता है, तो उसे आप बोलते हो डेट ट्रैप। यूजुअली ये जो सिचुएशन है रूरल इंडिया में देखने को मिलती है यूजुअली, लेकिन अर्बन इंडिया में भी देखने को मिलती है। रूरल इंडिया में क्या होता है कि मोस्टली लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से पैसे उठाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है, और बैंक को देखो सरकार का डर होता है। अगर आपने बैंक के पैसे नहीं लौटाए हैं वापस, तो बैंक आपसे बदतमीजी पे नहीं उतरेगा, हरासमेंट मारा पीटी पे नहीं उतरेगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंसान से पैसे उठाते हो, पहली बात तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, दूसरी बात अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो वो धमकियां देने पे आ जाते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ता है? डर के मारे एक और लोन लेना पड़ता है। तो डेट ट्रैप की सिचुएशन मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में आती है। अब ना बच्चा, फॉर्मल सेक्टर से जब आप लोन लेते हो, पहली बात मैं ये फॉर्मल इनफॉर्मल एक बार क्लियर कर देती हूँ। फॉर्मल सेक्टर के लोन्स होते हैं जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती हैं। ये होते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं फॉर्मल में। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होती, क्योंकि सरकार को नहीं पता आपने अपने रिश्तेदार से कितने पैसे उठा रखे हैं। तो रिश्तेदार से लो, अपने कॉलीग से लो, अपने बॉस से लो, अपने दोस्त से लो, अपने पड़ोसी से लो, ये सारा पैसा इनफॉर्मल सेक्टर में आता है और इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं जो फॉर्मल सेक्टर के लोन्स होते हैं बच्चा, उसमें कुछ शर्तें होती है। देखो फॉर्मल सेक्टर में हमारे रिश्तेदार नहीं बैठे हैं जिन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट है कि भाई इसे पैसे दे देते हैं, हमें तो पता है ये इंसान अच्छा है, कभी ना कभी हमारे पैसे चुका ही देगा, ठीक है। बैंक्स आपके रिश्तेदार नहीं है, बैंक्स आपके दोस्त भाई बंधु नहीं है, बैंक्स को नहीं पता, कोऑपरेटिव्स को नहीं पता आप उनका पैसा चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे। तो लोन देने की कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें अलग अलग, इन शर्तों में टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब है जिन शर्तों पे लोन मिलता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। लोन आप कितने टाइम में चुकाओगे, कितने ईएमआईज में चुकाओगे, मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाओगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, और लोन को आप कैसे चुकाओगे, कैश में चुकाओगे कि सामान में चुकाओगे, क्या गिरवी रख रहे हो, गिरवी रखने के पेपर्स, क्या टाइम पीरियड होगा आपके लोन का, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? लोन की शर्तों में, यानी कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाती हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चा कोलेटरल। कोलेटरल होती है एक तरीके की सिक्योरिटी, एक तरीके की सिक्योरिटी। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके घर में आप 2 भाई बहन हो, और आपने क्या किया कि आपको आपकी चॉकलेट जो है अपनी बहन के पर्स में डलवानी पड़ रही है। शादी में गए हो, बहन के पास पर्स है, आपके पास पर्स नहीं है, आपके पास बड़ी सी चॉकलेट है, आपने सोचा बहन तू रख ले, लेकिन आपको अपनी बहन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है मेरी चॉकलेट खा जाएगी, पूरी नहीं खाएगी तो आधी तो खाई जाएगी। अब आपने क्या किया, उससे बोला कि यार तू मेरे को अपनी लिपस्टिक दे दे, अगर तूने मेरी चॉकलेट को हाथ लगाना मैं तेरी लिपस्टिक को वापस नहीं करूंगा। ये क्या हो गया? आपने एक सिक्योरिटी की तरह रख लिया कि भाई मेरी चॉकलेट सलामत रहनी चाहिए, वरना तेरी जो लिपस्टिक है वो सलामत नहीं रहेगी। अजीब सा एग्जांपल, पर छोटा सा एग्जांपल। सिमिलरली बैंक क्या करता है कि जब आप उससे लोन लेने जाते हो, तो जितने का वो आपको लोन ले रहा होता है उसी वैल्यू की किसी एक पर्टिकुलर चीज को जो आपको बिलोंग करती है उसके पेपर्स अपने पास रख लेता है। बाई चांस अगर आपने बैंक के पैसे नहीं लौटाए तो उस चीज को बेच के वो अपने पैसे रिकवर कर देता है। तो कोलेटरल क्या है बच्चा? कोलेटरल एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसा एसेट है। एसेट का मतलब संपत्ति। अच्छा पीस ऑफ लैंड हो सकता है, आपकी सेविंग्स हो सकती है, आपकी कोई बड़ी गाड़ी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, उसको बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसा कोई एसेट जो आपके पास है उसे बैंक एज अ गारंटी रख लेता है, ताकि अगर आपने लोन रिपे नहीं किया तो उसको बेच के वो अपने पैसे रिकवर करे। आपने लोन रिपे कर लिया तो लोन रिपे करने के बाद आपको उसके कागज जो है वापस दे दिए जाते हैं। तो दिस इज नोन एज कोलेटरल मेरे बच्चों। ठीक है, तो कोलेटरल, क्योंकि अब गांव एरिया में लोगों के पास कोलेटरल होता नहीं है, लोगों के पास कोलेटरल होता है तो वो शहरों में ना रहते, वो बड़े बड़े घर ना बनाते, वो अमीर ना हो जाते। तो गांव में लोगों के पास कोलेटरल की कमी होती है, इसीलिए गांव में मोस्टली लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं। बच्चा, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग जो है ना बिना बिना कोलेटरल के भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दे देते हैं। पहले फॉर्मल सेक्टर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनफॉर्मल में आएंगे। फॉर्मल सेक्टर की जो सबसे बड़ा बैंक है हमारे इंडिया में उसे बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बैंक, मतलब इससे ऊपर हमारे देश में कोई बैंक नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सेक्टर की पूरी निगरानी करता है। सारे बैंक्स को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है पीरियडिकली, हर महीने हर हफ्ते, जैसे रिजर्व बैंक बनाएगा प्रोसीजर उस तरीके से आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आपने किसको लोन दिया, क्यों दिया, क्यों भाई। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये देखना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप करप्ट होकर बार बार किसी एक ही बिजनेसमैन को लोन दिए जा रहे हो और बाकी लोगों को लोन ही नहीं दे रहे हो, है ना भाई। कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हो जात के नाम पे या फिर रिलीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे, अमीरों और गरीबों का भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा है। तो आपको वो जो है सारी की सारी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और अगर आरबीआई को आपके बैंक की फंक्शन में थोड़ा सा भी घपला दिखा तो आरबीआई अपने इंसानों को आपके बैंक में फंक्शन करने के लिए भेज देती है कि तुमसे नहीं संभल रहा, तुम्हारा बैंक हम संभाल के दे देते हैं। ठीक है, तो आरबीआई सुपरवाइज करती है देश के सारे बैंक को, देश के बैंक्स को ये बोलती है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि तुम्हारा बैंक बैंकरप्ट ना हो। भाई बैंक भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, वी डोंट वांट दैट। आरबीआई सीज दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स। आरबीआई ये भी देखती है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है और सबको बैंक जो है लोन दे रहे हैं, नॉट जस्ट ओनली अमीर लोग। और आरबीआई के पास ये इन्फॉर्मेशन पीरियडिकली सबमिट करनी पड़ती है। आ तो रही है वॉइस? मैम दूध वाले जो पनीर बना के बेचते हैं वो किस सेक्टर में आता है? सिंपल दूध बेच रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, पनीर बना के बेच रहे हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है बच्चा। ठीक है, तो आरबीआई के फंक्शंस याद रखना। पहली बात तो आरबीआई को ही ये जिम्मेदारी है, मैं बताना भूल गई थी, करेंसी इशू करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है, करेंसी इशू करने की जिम्मेदारी वो आरबीआई के पास है। आरबीआई के अलावा कोई करेंसी हमारे देश में नहीं बना सकता। जो भी करेंसी बना रहे हैं उसे काउंटर फीटिंग बोलते हैं, यानी कि नकली पैसा बोला जाता है, जाली पैसा। आप देखते होंगे कभी कभी आपके पेरेंट्स बोलते हैं हाय इस पैसे की गड्डी में ना एक नकली नोट आ गई। वो नकली नोट कौन बना रहा है? लोग इलीगली बना रहे हैं, वरना सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है पैसे को जनरेट करने की। नाउ आरबीआई के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होती है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आपको टर्म्स ऑफ कंडीशंस वगैरह सब पहले से बता के आपको लोन दिया जाता है। लोन आप नहीं चुका पाते हो तो भी आपको हरास नहीं किया जाता है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती बच्चा जो ये देख रही हो कि आपने लोन कहां से उठाया, क्योंकि घर घर में आप किससे लोन ले रहे हो किसको पता है ना, कितने पैसे आपने मम्मी पापा से उधार ले लिए किसको पता। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी पे डिपेंड करता है, जो इंसान आपको पैसे दे रहा है या दे रही है उसका जो मन करेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। कभी कभी होता है कि हमारे रिश्तेदारों से पैसे मांगने जाओगे तो आपकी अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या आ रखी है ना तो वो जबरदस्ती आपसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप मान जाओगे, आपको पैसे की इतनी जरूरत है। तो बहुत ज्यादा अनफेयर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। जब पैसे की रिकवरी भी की जाती है तो हरास करके, बदतमीजी से, गाली देके, ऐसे मारपीट करके पैसा रिकवर कर लिया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल सेक्टर बेटर है और फॉर्मल सेक्टर को ही अपनी लैंडिंग जो है रूरल एरियाज में ज्यादा करनी चाहिए। रूरल एरियाज में फॉर्मल सेक्टर अपनी लैंडिंग अब तक कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर को चाहिए कोलेटरल। रूरल एरियाज में, गांव गलीचों में क्या है कि लोगों के पास इतनी सेविंग्स ही नहीं है, कोलेटरल ही नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो वहां पे बैंक उन्हें लोन नहीं देता। फिर उन बेचारों को क्या करना पड़ता है? इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड होना पड़ता है। इनफॉर्मल सेक्टर में डेट ट्रैप होता है, हरासमेंट होती है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कितना अच्छा होगा कि अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव यानी कि फॉर्मल सेक्टर किसी भी तरीके से रूरल इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोन देने लग जाए, तो क्या होगा कि लोग जो है सस्ते दाम पे अच्छा लोन ले पाएंगे, लोग उससे अपनी क्रॉस को भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, नया बिजनेस भी सेटअप कर पाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे और बच्चों को बड़े होकर फिर एक अच्छा इंप्लॉय बना पाएंगे, राइट। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। तो गली कूचों में छोटी छोटी यानी कि गांव में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी अगर अच्छे से लोन अवेलेबल हो जाएगा तो वो इंडस्ट्रीज भी अपनी ग्रोथ कर लेंगी। तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज द क्रूशियल नीड फॉर आवर इंडिया, स्पेशली फॉर आवर विलेजेस। ये दो बायोग्राफ्स देखो, बायोग्राफ्स नहीं पाई चार्ट देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि पुअर हाउस होल्ड जो है मोस्टली वो डिपेंडेंट होते हैं बच्चा इनफॉर्मल सेक्टर। ये है इनफॉर्मल सेक्टर। जितना गरीब हाउस होल्ड होता है ना वो उतना ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड होता है। देखो थोड़े से ज्यादा पैसे आए, थोड़ा सा फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंस बढ़ गई। और ज्यादा अच्छे घरों की बात करोगे यानी कि अमीर घरों की बात करोगे तो वो फॉर्मल सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट है। बहुत ज्यादा अमीर लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि आप जितने अमीर होगे आपके पास उतना कोलेटरल होगा, जितने अमीर होगे उतना कोलेटरल होगा, तो उतना फॉर्मल सेक्टर आपको लोन देने के लिए आपके पीछे पीछे भागेगा और आप भी फॉर्मल सेक्टर को एक्सेस कर पाओगे। गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में अक्सर जो है पैसे मनी लेंडर से लिए जाते हैं, मनी लेंडर आपको बहुत परेशान करते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे गांव गांव में जो है पैसे की, क्रेडिट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। नाउ एक क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे इंडिया ने बांग्लादेश से कुछ सीख के सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का सिस्टम शुरू किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप बच्चा इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, दे आर इनफॉर्मल एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि लोग अपना गुटबाजी बना के, अपना ग्रुप बना के थोड़े थोड़े अपने पैसे को सेव करते हैं, पैसे का एक पूल क्रिएट करते हैं, पूल नहीं, स्विमिंग पूल नहीं, पैसे का एक पूल क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। कंजके होती हैं, कंजके सबने खाई हैं। जितने यहाँ पे कंजके खाने वाले बच्चे जल्दी से बता दो हमने खाई हैं, और जिनको कंजके बड़ी पसंद है और अभी भी कंजकों में जाते हैं वो जरा वीडियो लाइक भी कर दो, ठीक है। मेरी एक आंटी है वो आज भी मुझे कंजक देती है, जिसमें कि मैं कंजक हूं नहीं, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूं कंजक बनने के लिए, लेकिन कंजके बहुत अच्छी चीज होती थी। बट एनीवे द पॉइंट इज नॉट कंजके, द पॉइंट इज कि कंजकों में क्या होता
होता था कि 10 रुपए इधर से मिले, 10 रुपए उधर से मिले, 10 रुपए उधर से मिले, मेरी बहन को भी मिले, मेरी कजन को भी मिले, हम लोग अपने पैसे को पूल इन करते थे, क्योंकि पर पर्सन हमें मिलते थे 30-40 रुपए। जब हम अपने पैसे पूल इन कर लेते थे वो 100 रुपए से ऊपर चल जाते थे, कभी कभी 150 रुपए भी हो जाते थे। तो 150 रुपए में हम फिर एक ऐसी चीज खरीद के लाते थे जिसे हम सब यूज करते थे। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आप इमेजिन करो, गरीब जो जनता होती है गांव में रहने वाली, पर पर्सन उनके पास सेविंग्स नहीं होती। हो सकता है कि इस आंटी के पास सिर्फ 5,000 रुपए सेविंग्स में, इस आंटी के पास सिर्फ 2,000 रुपए सेविंग्स में, लेकिन जब आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लोगे तो आप अपनी पूरी सेविंग्स को जब इकट्ठा करोगे तो आपके पास खूब सारी सेविंग हो जाएगी। फिर क्या करोगे आप, उस खूब सारी सेविंग्स को हर महीने किसी को लोन, किसी एक इंसान को सेल्फ हेल्प ग्रुप में से लोन देने के लिए आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो, जिसे वो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप को वापस करते रहेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम रहेगा और आपका आपस में भला हो जाएगा, आपको बैंक तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोलेटरल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प का आइडिया ये था कि रूरल इंडिया में स्पेशली औरतों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं जिसमें वो अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करें। मिनिमम 15 से 20 मेंबर्स होने चाहिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में, पर इससे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं और बड़े बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं। मैंने हजार लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी देखे। फिर वो लोग अपने थोड़ी बहुत जो सेविंग्स होती है वो से पूल करने लेते हैं और फिर जिसको ज्यादा जरूरत होती है, मान लो किसी के घर में शादी है, किसी के बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, तो फिर उसे लोन दे दिया जाता है। एक अच्छी बात जो है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप 1-2 सालों तक अच्छे से फंक्शन करता रहता है, उसके मेंबर्स रेगुलर मीटिंग करते हैं, उसके मेंबर रेगुलर टाइम पे अपने पैसे अपने लोन को चुकाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चुकाते हैं, उनके काम करने के तरीके में बिल्कुल घपला नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह काम करते हैं और 1-2 साल से बही खाता भी मेंटेन करते हैं। बही खाते का मतलब है प्रॉपर बुक्स मेंटेन करते हैं, तो फिर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिजिबल हो जाता है किसी बैंक के पास जाने के लिए। मान लो एक इंसान है जिसे लोन चाहिए, उसके पास खुद की सेविंग्स है 2,000 रुपए, लेकिन वो एक ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा है जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास है 2 लाख रुपए। कितने बच्चे पैसे हैं? 2 लाख रुपए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो इस इंसान को चाहिए लोन, मान लो इसके बच्चों की पढ़ाई के लिए इसे लोन चाहिए और इस लोन का अमाउंट है 10,000 रुपए। तो इसे तो कोई 10,000 रुपए देगा नहीं, क्योंकि इसके पास तो 2,000 रुपए के सेविंग्स के ऊपर आपको 10,000 रुपए का तो लोन मिलेगा नहीं, लेकिन इनको तो मिल जाएगा ना लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो मिल जाएगा ना लोन, इनके पास तो 2 लाख रुपए है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगा, अपने इस मेंबर के लिए बैंक से लोन ले लेगा और बैंक को बोलेगा कि अगर ये मेंबर नहीं चुका पाया तो हम हमारे पैसे में से आप अपने पैसे काट लेना भाई, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मेंबर जो है आपके पैसे चुका देगा। तो क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास अच्छे खासे पैसे होंगे, अच्छी खासी सेविंग्स होगी, तो बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे देगा लोन और फिर इस मेंबर का हो जाएगा भला। तो वही लिखा है, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड, नहीं यहां नहीं लिखा है। हाँ, if the group has regular savings it becomes eligible for bank loans. लोन इज सैंक्शन, लोन मिलता है ग्रुप के नाम पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे, और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे जो लोन मिलता है वो किसी मेंबर को हेल्प करने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश में शुरू हुआ था बच्चा, जो फॉर्मल सेक्टर का था। सेल्फ हेल्प ग्रुप इनफॉर्मल सेक्टर है, लेकिन जो ग्रामीण बैंक थे बांग्लादेश के वो आपके फॉर्मल सेक्टर में आते थे। माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब है छोटे छोटे लोन्स देने के लिए बैंक को बनाया गया था। मोहम्मद यूसुफ नाम के इन व्यक्ति ने बनाया था, इन्हें इनके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चा, बहुत ही अच्छा मॉडल था। ये क्या करते थे, छोटे छोटे क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, क्योंकि बैंक्स पहले ये ना माना जाता था कि जो गरीब लोग होते हैं ना वो कभी लोन लेके चुकाते नहीं है, लेकिन उन्होंने इस धारणा को बदला। उन्होंने ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में चालू किया और बांग्लादेश में कुछ नहीं तो 90 लाख मेंबर्स के साथ इस ग्रामीण बैंक को फंक्शनल बना के उन्होंने दिखाया। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी उन्हें बहुत सराहा, इंडिया जैसी कंट्रीज ने उनका मॉडल जो है रेप्लिकेट किया अपनी कंट्री में, बहुत सारे देश ने ग्रामीण बैंक का मॉडल रेप्लिकेट किया। तो इन्होंने ये पूरी धारणा बदली कि गरीब लोगों को आप लोन दोगे तो वो भी चुकाते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव कोलेटरल डज नॉट मीन कि वो आपके लोन के लिए हकदार नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ग्रामीण बैंक। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन बच्चा एंड देन वी विल गो ऑन द लास्ट चैप्टर व्हिच इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। You are a fan of Muhammad just like me, you know. Answer. Look at the picture and select the correct option. वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर, ये डी बोलने वाले बच्चों की पिटाई लगेगी, पिटाई पिटाई पिटाई। द राइट आंसर इज, फोटो देख के आंसर देना था। वैसे तो सारी बातें ठीक है, लेकिन फोटो देख के आप जो आंसर देखोगे, यहाँ पे आपको डिपॉजिटर भी दिख रहे हैं, आपको बोरोवर्स भी दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि बैंक एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दो तरीके के लोगों को, डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर। सो राइट आंसर इज मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। वैसे सारी बातें ठीक है, लव यू टू या लव यू टू, थैंक यू, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2 दिन के अंदर तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन आने वाले हैं एसएसटी और बायोलॉजी के, जिसके बाद तुम्हें ना तो किसी और लेक्चर को देखने की जरूरत पड़ेगी, कोर्स खरीदने की किसी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के जो बतेरे क्रैश कोर्सेज दिख रहे हैं जिनमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसे बटोरे जा रहे हैं आपसे, और सेल्फ स्टडी के बेसिस पे तुम लाओगे 95 से ऊपर नंबर। ये मेरी गारंटी है, गारंटी है। उन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने के बाद तुम्हारे 95 से ऊपर नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एंड दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन बच्चा? 2 देशों के बीच में या बहुत सारे दुनिया के देशों के बीच में जो 2 आईज होते हैं, 2 आईज कौन से? इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरैक्शन। जब दुनिया के देशों के बीच में इंटरैक्शन बढ़ती है और कनेक्टेडनेस बढ़ती है, यानी कि वो दुनिया जो है करीब आती रहती है, उसे तुम बोलते हो ग्लोबलाइजेशन। पहले होता था कि इंडिया की चीजें इंडिया में ही मिलती थी, बाहर नहीं मिलती थी। अब क्या होता है कि घर बैठे तुम ऑस्ट्रेलिया की चॉकलेट खा सकते हो, घर बैठे तुम अमेरिका का कीवी, अमेरिका के फ्रूट्स खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। इंडिया में बैठ के तुम कहीं का भी सामान ऑर्डर कर सकते हो, एंड सेम गोज फॉर अदर नेशंस आल्सो। व्हाई?
नॉट नॉर्थ कोरिया डजंट काउंट, बट दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे पूरी दुनिया आपस में बात कर रही है, बात कर रही है का मतलब इंटरैक्ट कर रही है, कनेक्टेड है, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हो। तो ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी चीजें आ रही है। एक बीमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, जो तुम हिस्ट्री में पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रिलीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, इट इज ग्लोबलाइजेशन। बट क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम ग्लोबलाइजेशन की टर्म्स में किसकी बात करेंगे? मनी की बात करेंगे। और मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का जो बेस्ट मीडियम है वो है मल्टीनेशनल कंपनीज। बच्चा मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है? कंपनीज दो तरीके की होती है, एक होती है लोकल कंपनीज बच्चा, और एक होती है एमएनसीज। लोकल कंपनीज होती हैं जो सिर्फ इंडिया में होते हैं, जैसे बोरोलिन क्रीम हर घर में होगी। पूछना मम्मी पापा से, बोरोलिन क्रीम कितने सालों से इंडिया में मिल रही है? बंगालीज तो बिल्कुल पागल है बोरोलिन क्रीम के, हमारे हम तो यूपी से हैं, यूपी में भी लोग पागल हैं। फटी एड़ियां लोग बोरोलिन यूज करते हैं, फटी लिप्स से लोग बोरोलिन यूज करते हैं। बोरोलिन से के बिना सर्दियां इमेजिन ही नहीं हो पा रही है लोगों से। बोरोलिन इज दैट इंपॉर्टेंट, बट इट इज अ लोकल कंपनी, इट इज नॉट देयर इन अदर नेशंस। बोरोलिन अपना प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में करती है, बेचती भी सिर्फ इंडिया में। अगर बाकी जगह पे कहीं बिक रही है बाहर, तो लोग 2-4 पीसेज इंडिया से लेके जाते हैं, जो बाहर जाके अपनी दुकान पे रख देते हैं। बट बोरोलिन एक लोकल इंडियन कंपनी है। सिमिलरली बोरोलिन के अलावा और क्या है? बोरो प्लस नहीं है लोकल कंपनी, बोरो प्लस है आपकी मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं बच्चा जिनकी बिक्री भी कई सारे देशों में हो रही होती है, जिनका प्रोडक्शन भी कई सारे देशों में होता है। तो व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनी? जिसने अपने पैर बहुत सारे देशों में पसारे हुए हैं, उसे तुम बोलते हो मल्टीनेशनल कंपनी। बेसिकली अ कंपनी व्हिच इज इंटरनेशनल इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन, वी कॉल इट अ मल्टीनेशनल कंपनी। एप्पल हो गया, कोको कोला हो गया, नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, डाबर हो गया, ये सब कुछ क्या है? ये मल्टीनेशनल कंपनी। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ऑल ऑफ दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट? नाउ मल्टीनेशनल कंपनीज जब सेटअप कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी वही सारी चीजें को देख रहे होते हैं जो एक लोकल कंपनी देखती है। लोकल कंपनी क्या देखती है कि भाई जो हमारी मार्केट है वो हमसे पास में हो। मान लो अगर नॉर्थ इंडिया में बोरोलिन की ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो नॉर्थ इंडिया में ये बोरोलिन अपनी फैक्ट्री ज्यादा लगाएगी, वो साउथ इंडिया में नहीं लगाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो मार्केट है वो नॉर्थ इंडिया है, राइट? जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सिमिलरली मल्टीनेशनल कंपनीज भी ये देखती हैं कि जहां उनका सामान सबसे ज्यादा बिकता है, वहीं पे वो अपनी कंपनीज को सेटअप करें। साथ में वो ये भी देखती हैं कि लेबर कहां पे चीप मिल रहा है, और लेबर कहां पे स्किल्ड मिल रहा है, और कहां पे अनस्किल्ड मिल रहा है। कई चीजों में अनस्किल्ड लेबर भी चल जाता है, कई चीजों में सिर्फ स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। जैसे एप्पल में काम करने के लिए, गूगल में काम करने के लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, बट बहुत सारी कंपनियां जहां पे आपको सिर्फ पैकेजिंग वगैरह करनी है, वहां पे आप नहीं भी हो बहुत ज्यादा स्किल्ड, तो आपको जॉब मिल जाएगी, राइट? तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। फेवरेट गवर्नमेंट पॉलिसीज भी देखनी पड़ती है। भाई ऐसे देश में अपनी फैक्ट्री क्यों सेटअप करोगे जहां पे आपको बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे? लोकल गवर्नमेंट को नहीं करोगे आप। जहां टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, वहां पे आपका प्रोडक्शन जो है अच्छा होगा, कम से कम पैसे में होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो बेसिकली ऐसी कोई भी जगह जहां आपके प्रोडक्शन में कम पैसे लग सकते हैं, ताकि आप ज्यादा पैसे कमा सको। भाई सामान बनने में आपको पता है बहुत सारी ब्रांड है, बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड है, जो आप और हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। उनका सामान 200, 300 रुपए में प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम खरीदते हैं 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए में। तो वो मार्जिन देख लो आप, 200 रुपए में प्रोड्यूस हुआ, 2000 में बिका, कितना ज्यादा मार्जिन है। तो हर एमएनसी यही चाहती है कि उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाए, ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ जाए, ठीक है? नाउ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बच्चा? किसी चीज में पैसे लगाने को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जो है अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट करोगे, ये तो चलो फैमिली की बात हो गई। लेकिन जब आप लोकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे लोकल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जब आप किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या बाहर की कंपनी आप में इन्वेस्ट करती हो, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है? सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि इंटरनेशनल कंपनीज जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, या आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट करो, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने फायदे के लिए की जाती है। कोई आपका भला नहीं चाह रहा है, ऐसा नहीं चाह रहा है कि लोकल कंपनी में इन्वेस्ट कर दे ताकि लोकल कंपनी का भला हो जाए, नहीं, वो अपना भला चाह रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के करने के एक तो बहुत सारे तरीके होते हैं मेरे बच्चों, आपकी किताब में 3 तरीके दिए हुए हैं, और वो तीनों तरीकों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। पहला तरीका है, ये पेपर में आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, ये पूछा जाएगा कि कैसे इंटरलिंक करती है एमएनसीज अपने पूरे प्रोसेस को। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर सेम रहेगा। पहला पॉइंट है कि वो किसी लोकल कंपनी के साथ प्रोडक्शन को जॉइंट में कर लेती है, जैसे मारुति सुजुकी एक जमाने में सिर्फ मारुति हुआ करती थी। सुजुकी जापानीज ग्रुप था, मारुति इंडियन ग्रुप था, दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया। सुजुकी ने आके मारुति में इन्वेस्ट कर दिया, 50% स्टेक्स ले लिया, वो बन गया मारुति सुजुकी। इससे क्या हुआ? लोकल कंपनी को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मिल गई, इंटरनेशनल मार्केट में नाम मिल गया। सुजुकी मार्केट पूरे जापान में फेमस थी, पूरी दुनिया में फेमस थी। मारुति सिर्फ इंडिया में फेमस थी। जैसे ही वो मारुति सुजुकी हो गई, वो भी पूरी दुनिया में फेमस हो गई। लोकल कंपनी का भी फायदा हो गया, उसे टेक्नोलॉजी मिल गई, पैसे मिल गए, नई मशीनरी मिल गई और फेमस हो गई। और उसको क्या फायदा हुआ? सुजुकी को क्या फायदा हुआ? इंडियन मार्केट मिल गई। इंडियन मार्केट भाई दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड मार्केट है, तो इंडियन मार्केट में उसको एक्सेस मिल गया, ठीक है? तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप जाके कोई लोकल कंपनी को खरीदो, जैसे इसने किया था, पारक फूड्स के साथ हुआ था। कारगिल एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो अमेरिका की है, यूएस बेस्ड है। उसने देखा कि भाई इंडिया में तेल खाने वाले लोग बहुत हैं, हर घर में तेल यूटिलाइज होता है, तो परक फूड्स की बहुत अच्छी चलती है, मार्केट में इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, लोग परक फूड्स का अच्छा तेल पसंद करते हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, लोगों को पसंद भी है। तो उसने क्या किया? परक फूड्स को बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया। अब क्या करता है परक फूड्स के नाम से ये, लेकिन वो परक फूड्स वालों का नहीं है, परक फूड्स कारगिल का हिस्सा हो गया है, कारगिल एज एन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा हो गया है। और उसने अपना पैसा डाल के, उसने अपनी टेक्नोलॉजी डाल के परक फूड्स को मल्टीफोल्ड उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। भाई परक फूड्स का जो ऑनर था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी कंपनी को इस लेवल से इस लेवल पे लेके जाता, लेकिन क्योंकि अब वो कंपनी जो है कारगिल की हो गई, कारगिल के पास बहुत पैसे हैं, तो कारगिल ने क्या कर दिया? कंपनी को इधर से इधर तो छोड़ो, कंपनी को इधर से इधर ले गए, ठीक है? सो अब जो है हमारी इंडिया का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का मैन्युफैक्चर कौन है? कारगिल मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑल थैंक्स टू परक फूड्स। नाउ तीसरा तरीका होता है कि आप पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस किसी लोकल वेंडर को दे देते हो और उसे बोलते हो कि ब्रांड हमारा ही छपेगा, नाम हमारा ही लगेगा, प्रोड्यूस पूरा तुम करोगे। ये जो आप यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, नाइकी के जूते, ये जो बड़ी बड़ी एचएनएम, ये सारा कपड़ा कहां बनता है? ये सब चाइना में बनता है, बांग्लादेश में बनता है, इंडिया में बनता है। पूरे का पूरा फ्रॉम कपड़ा खरीदना टू कपड़े की कटिंग टू कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग टू कपड़े की पैकेजिंग, सब कुछ कहां हो रही है? डेवलपिंग नेशंस में हो रही है। लेबल किसका लगा? एचएनएम। लेबल किसका लगा? ज़ारा। लेबल लगा नाइकी। ये सारी कंपनीज क्या? मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट कहां? प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ? 200
रुपए, बिका कितने में 2000 रुपए में। फायदा किसका हुआ है? नाइकी, H&M, ज़ारा, हमारे प्रोड्यूसर्स को जो जो उनके लिए कपड़ा बना रहे हैं और ज़ारा और नाइकी के टैग लगा रहे हैं ऊपर, उनको तो उतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो किसका फायदा हो रहा है? मल्टीनेशनल कंपनी का। तो मल्टीनेशनल कंपनी इन 3 तरीकों से अपना फायदा देखती है बच्चा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनी हमेशा हमारा भला करती है, कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनी से नुकसान भी हो जाता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझ आई थी। अब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। भाई तुम लोकल अपने सिटी के बीच में सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, दैट इज लोकल ट्रेड। तुम दो देशों के बीच में, दो डिफरेंट नेशंस के बीच में कोई सामान का एक्सचेंज हो रहा है, आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो रहा है, पैसे का एक्सचेंज हो रहा है, बीमारी का एक्सचेंज हो रहा है, बच्चों का एक्सचेंज, बच्चों का स्टूडेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है। दो देशों के बीच में अगर कोई एक्सचेंज हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे? फॉरेन ट्रेड बोलोगे। देश के अंदर हो रहा है तो तुम बोलोगे लोकल ट्रेड। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, सब कुछ किसका पार्ट है? ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो फॉरेन ट्रेड से क्या होता है बच्चा? फॉरेन ट्रेड से कोई फायदा है हमें? फॉरेन ट्रेड से बहुत फायदा है। फॉरेन ट्रेड से एज अ कंज्यूमर क्या होता है कि हमें घर बैठे बैठे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने लग जाते हैं। जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने लग जाते हैं तो उनके प्राइसेस भी आप जो देखते हो स्टेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने मार्केट में नूडल्स की कई सारी ब्रांड देखी होगी, आपने मैगी भी देखा होगा, आपने यूपी भी देखा होगा, आपने वाई भी देखा होगा, बहुत सारे नूडल्स की ब्रांड देखी होगी। कहीं ऐसा नहीं होता है कि एक नूडल 50 रुपए का आ रहा है और दूसरा नूडल 5 रुपए का आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पर्टिकुलर नूडल्स एक पर्टिकुलर रेंज में मिलते हैं, 10 से लेके 20 के बीच में उन सबके प्राइसेस होंगे। सिमिलरली आप कोई टूथपेस्ट लेने जाओगे, सबके प्राइसेस मोर और लेस सेम होंगे। क्यों? ये मोर और लेस प्राइसेस स्टेबलाइज क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप ज्यादा प्राइसेस बढ़ाने लगोगे तो आपके जो कॉम्पिटिटर है लोग उन्हें खरीदने लग जाएंगे, तो फिर आपको भी प्राइसेस घटा के रखने पड़ते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन जब बढ़ता है मार्केट में जब ज्यादा चॉइसेस मिलती है कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट में, तो कॉम्पिटिशन बढ़ता है, और जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं। तो इंक्रीज कॉम्पिटिशन होता है मार्केट में, उससे प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं, कम दाम में अच्छा सामान मिलता है, ज्यादा चॉइसेस मिलती हैं, घर बैठे इंटरनेशनल सामान मिल जाता है। ऑल ऑफ दीज आर फंक्शंस और यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड्स फॉर कंज्यूमर्स। लेकिन सबको ये फायदा नहीं मिलता है बच्चा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स का नुकसान होता है। फॉरेन ट्रेड में स्मॉल प्रोड्यूसर्स का क्या हो जाता है? बिजनेस ही चौपट हो जाता है। जैसे कि हमारे चाइनीज टॉयज की वजह से इंडियन टॉयज का हुआ था। इंडियन टॉयज जो होते थे बच्चा हैंडमेड होते थे। क्या होते थे? इंडियन टॉयज वर हैंडमेड एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि हाथ से बनते थे तो वो एक्सपेंसिव आते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ। मेरे पास ये लैम्प पड़ा हुआ है मेरे स्टडी टेबल पे। ये लैम्प पे पूरा हाथ से बने हुए हैं, कान्हा जी, राधा जी, जो भी इस पे बना हुआ है सब कुछ हाथ से बने हुए हैं, और इस पे जो पेंट किया हुआ है वो भी हाथ से किया हुआ है, और ये पूरा का पूरा हाथ का काम है। तो ये ऑब्वियसली महंगा आएगा। अब कोई बोले हैं तुमने ये क्यों खरीदा, इतना महंगा क्यों खरीदा? लैम्प तो मैंने देखा था वो मिनीसो में और इसमें उसमें 200 रुपए का आ रहा था। ऑब्वियसली आएगा ना, वो तो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये तो हाथ से किया हुआ काम है, राइट। सो कभी कभी क्या होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लोकल वेंडर्स होते हैं या लोकल हैंडीक्राफ्ट होता है, जैसे कि हमारे इंडियन टॉयज थे जो महंगे आते थे, एक्सपेंसिव थे, हैंडमेड थे, उनका खात्मा हो जाता है। क्योंकि देखते ही देखते लोग जो है सस्ता सामान खरीदने लग जाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये सामान चाइना का है, इंडिया का है, कहां का है। उनको बस सामान सस्ता दिखता है तो कंज्यूमर खरीद लेते हैं, और फिर इंडिया का जो हाथ का सामान होता है उसे नुकसान होने लगता है। नाउ इतना आया समझ? एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? मैम हाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल मे बी आपको वही लिखना है बच्चा। कंज्यूमर को ज्यादा चॉइसेस मिलती है, प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में प्रोड्यूसर्स के बीच में। मैम कुछ याद नहीं होता ज्योग्राफी में? हो, हाउ कैन बैंक लेंड मोर लोन्स इन रूरल एरियाज? बच्चे बैंक कैन लेंड मोर लोन्स इन रूरल एरियाज बाय रिमूविंग द बेसिकली लो, उस पे दे सकते हैं, लो क्रेडिट पे वो बैंक लोन दे सकते हैं। उनको लोन का क्रेडिट जो है रूरल इंडिया में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिना कोलेटरल के वो लोन दे सकते हैं। दिस इज हाउ दे कैन इंप्रूव और इंक्रीज द लोन्स इन। और ज्यादा बैंक्स तो खुले, गाँव में तो बैंक्स भी नहीं होते। कितने गाँव है इंडिया में जहाँ कोई बैंक नहीं है? लाखों गाँव है इंडिया में जहाँ बैंक ही नहीं है। तो वहाँ बैंक पहले बनाओ तो सही, सबसे पहला स्टेप तो यही है। चलो अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन को पुश देने के लिए हमारी दुनिया में बहुत सारी नई नई चीजें आई हैं। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है सिल्क रूट के जमाने से, तो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ते हो। लेकिन आज का जो ग्लोबलाइजेशन है वो पिछले 50 साल पहले जो ग्लोबलाइजेशन होता था उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आज जो है टेक्नोलॉजी का तड़का लग चुका है, और जो है देशों ने अपनी जो है टैक्स पॉलिसीज को बहुत ही लीनियंट बना दिया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 50 सालों में कि ग्लोबलाइजेशन एकदम एकदम मेनी फोल्ड 2000-3000% ग्लोबलाइजेशन ज्यादा होने लग गया। पिछले 50 साल में ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, पहले क्या होता था कि आप चिट्ठी लिख के तो एक दूसरे से बात करते थे, अब तो टेक्सटिंग का जमाना है, ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस का जमाना है, लाइव चले जाओ, हाय गाइस, राइट। सो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप अपना मैसेज एक झटके में लोगों तक पहुंचा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन की सिर्फ बात करें तो पहले आप चीजें ऑर्डर करते थे, आपके घर कब पहुंचेगी आपको कोई मालूमात नहीं है, आपको कुछ पता नहीं लगता था ये जो चीजें मंगाई हैं ये पहुंचेंगी भी कि नहीं पहुंचेंगी। अब तो जैसे आप चीज मंगाते हो आपके पास मैसेज आता है, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। जैसे वो ऑर्डर डिस्पैच होता है, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। जैसे वो आपकी गली में पहुंचता है, योर ऑर्डर विल रीच यू विद इन 24 आवर्स। जैसे आप उस ऑर्डर को रिसीव कर लेते हो, ओटीपी दे देते हो ऑर्डर वाला, वैसे होता है योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड। फिर उसके बाद आता है फीडबैक भी दे देना। तो ट्रांसपोर्टेशन ही इतना सिंपल हो गया। सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन का एक एस्पेक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से सिंपल हो गया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, ईमेल्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से चीजें बहुत ज्यादा सिंपलर हो गई हैं, तो ग्लोबलाइजेशन बहुत हद तक बढ़ गया। नाउ दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन का मतलब है आजाद करना। पहले हमारे इंडिया की जो ट्रेड है बच्चा वो आजाद नहीं थी। क्यों नहीं थी आजाद? क्योंकि हमारी ट्रेड पे बैरियर था। बच्चा ट्रेड क्या होता है? सामान खरीदना बेचना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है सामान बेचना देश के बाहर, और इंपोर्ट का मतलब है देश के अंदर सामान खरीद के लाना।
ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे हम दोनों पे अंकुश लगा के रखते थे, सारा सामान हम बाहर से आने नहीं देते थे इंडिया में, जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स की सारी चीजें हम पहले इंडिया में आने नहीं देते थे, और भी बहुत सारी चीजें, अभी मेरे दिमाग में यही एग्जांपल्स आए, और हमारे इंडिया का सामान भी हम बाहर जाने नहीं देते थे बहुत ज्यादा। तो हमारे देश में 1990 से पहले 1991 से पहले क्या है कि हमारी ट्रेड पे बहुत ज्यादा अंकुश थे। क्यों क्यों थे अंकुश, क्यों हमने ट्रेड बैरियर लगा रखे थे बच्चा, क्योंकि उससे पहले ना हमारे देश की इकोनॉमी स्टेबल हो रही थी। 1947 में तो यार हम आजाद हुए थे, 1947 के बाद हमने अपनी खेती पे ध्यान दिया, खेती के बाद हमने इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया, है ना, खेती के बाद 1960s 70s में हमने अपनी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया। अगर तभी हम अपने ट्रेड के दरवाजे खोल देते, छोटा सा एग्जांपल, आपके फाइनल एग्जाम्स आपके ईयर के एंड में क्यों होते हैं? अगर मैं बोलूं कि फाइनल एग्जाम्स आपके आप अप्रैल से कॉलेज जा रहे हो या अप्रैल से आप जा रहे हो स्कूल, आपके फाइनल एग्जाम अगस्त में होंगे, बाकी सिलेबस आपका फाइनल एग्जाम के बाद कवर होगा आपके, लेकिन एग्जाम तो आपको अगस्त में देने पड़ेंगे। आप बोलोगे हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हम कहां से देते हैं, पहले हमें पढ़ने तो दो, हम पढ़ेंगे प्रिपेयर होंगे तभी तो देंगे एग्जाम। सिमिलरली अगर हम 1990 से पहले अपने ट्रेड के दरवाजे खोल देते तो हमारे यहाँ तो हमें पता ही नहीं था कि सामान हाई क्वालिटी का बनाना कैसे है, हमें पता ही नहीं था इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कैसे करना है, अच्छा सामान बढ़िया सामान कैसे बनाए हम। तो हमने अपने ट्रेड के दरवाजे बंद रखे कि भाई बाकी देश जो है वो डेवलप्ड है, बाकी देशों का सामान बढ़िया है, हम अपने देश को पहले संभालने का मौका देंगे। और एक बार जब हमें विश्वास हो गया कि भाई अब तो अब कुछ भी कर लो, हमारा सामान जो है बेस्ट क्वालिटी का, तब हमने ट्रेड के दरवाजे खोल दिए। 1991 के बाद हमने एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेशन में मत जाओ, सिलेबस में नहीं है, एलपीजी पॉलिसी सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हें ये समझना है 1991 के बाद हमने अपनी ट्रेड पॉलिसी चेंज की। उसके बाद जब तुम देखो, पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ मारुति देखने को मिलती थी, अब तुम देख रहे हो मारुति सुजुकी हो गई, फिर तुम देख रहे हो फोर्ड की गाड़ियां भी है, फिर तुम देख रहे हो कि वोक्सवैगन की गाड़ियां भी है, रोल्स रॉयस भी है, ऑडी भी है, मर्सिडीज भी है, पता नहीं क्या क्या है, ये सारी गाड़ियां, ये सब गाड़ियों को एग्जांपल में दे रही हूं, लेकिन ये सारी ब्रांड्स इंडिया में कब एंटर हुई, जब हमने अपने ट्रेड के दरवाजे खोले कि आओ आओ। हमने अपने ट्रेड के दरवाजे क्यों खोले बच्चा, क्योंकि हम चाहते थे दो चीजें, एक तो हमें पता था कि हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आएंगे भी तो उनका नुकसान नहीं होगा। दूसरा हमें पता था कि जब बाहर से देश में चीजें आएंगी, बाहर की कंपनियां हमारे देश में आके अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी, तो वो बाहर से थोड़ी लोगों को लेकर आएंगी कि आओ चलो इंडिया में काम करते हैं, वो इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। सो टू मेक श्योर कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और हमारी कंट्री में भी अच्छी अच्छी नई नई चीजें हमें देखने को मिले, हमने ट्रेड के दरवाजे खोल लिए। तो ट्रेड बैरियर्स थे 1991 से पहले, ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड एंड द ट्रेड वाज लिबरलाइज्ड आफ्टर 1991। रिमूविंग ट्रेड बैरियर और रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। चलो, डब्ल्यूटीओ, पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड हो रही है, उस पर निगरानी रखता है यूनाइटेड नेशन की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 में बनी थी, जब से बनी है इंडिया इसका हिस्सा रहा है। टोटल इसमें 164 से ऊपर मेंबर कंट्रीज हो गई हैं। डब्ल्यूटीओ अपने आप को पोजीशन करती है ये बोल के कि हम चाहते हैं दुनिया में जो ट्रेड है वो फेयर तरीके से हो और दुनिया में जो ट्रेड है वो फ्री तरीके से हो, मतलब सारे देशों का भला हो। लेकिन जब हम डब्ल्यूटीओ की हरकतें देखते हैं तो हमें समझ आता है कि डब्ल्यूटीओ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग नेशन पे प्रेशर डालती है अपनी ट्रेड को लिबरलाइज करने का, और डेवलप नेशन को बोलती है कि नहीं 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 तुम मत करो। फॉर एग्जांपल अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका के जो फार्मर्स हैं उनको पता है कि इंडिया से सब्जियां वगैरह आएंगी, वो सस्ते दाम में मिलती है, तो हमारे यहाँ के लोग हमारी सब्जियां और हमारे फल खाना बंद कर देंगे, इंडिया की सब्जियां खाना शुरू कर देंगे। तो अमेरिका में क्या होता है कि अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका सब्जियों को, फलों को बाकी कंट्री से आने नहीं देता है अपने कंट्री में। और आप जाओ बाहर के देशों में सब्जियां और फ्रूट्स बहुत महंगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलपिंग नेशंस को फ्रूट्स और वेजिटेबल भेजने के लिए उन्होंने ट्रेड बैरियर लगा रखा है। अपने फार्मर्स तो तुमने बचा लिए, अपने फार्मर्स को बचाने के लिए तुमने हमारा सामान अपने देश में आने नहीं दिया, लेकिन तुम अपना सामान धड़ल्ले से हमारे देश में बेचते रहते हो, अपनी मार्केट एक्सपैंड करते रहते हो, हमारी मार्केट को एक्सपैंड नहीं होने दे रहे हो। और डब्ल्यूटीओ भी इस बात पे कुछ नहीं कहता तुम्हें, क्योंकि डब्ल्यूटीओ तो खुद ही एक तरीके से अनफेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है। यूनाइटेड नेशंस किसने बनाई थी? यूनाइटेड नेशन यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों ने तो मिलकर बनाई थी। तो आज भी यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेवलप नेशंस को ज्यादा फेवर करती हैं, डेवलपिंग को कम फेवर करती हैं। ठीक है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, इस पे क्वेश्चन आएगा बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले मैं बता देती हूं कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में तुम्हें क्या क्या याद करना है। तुम्हें याद करना है ऑन कंज्यूमर्स, तुम्हें याद करना है ऑन बिग कंपनीज, बिग लोकल कंपनीज, तुम्हें याद करना है रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स, तुम्हें याद करना है स्किल्ड लेबर, सब समझा रही हूं चिंता मत करो। तुम्हें याद करना है अनस्किल्ड लेबर, और साथ में तुम्हें याद करना है स्मॉल प्रोड्यूसर्स। चल कंज्यूमर से स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर्स को क्या फायदा हुआ? उन्हें ज्यादा चीजें मिलने लग गई, ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड मिलने लगे, कम प्राइसेस पे अच्छा सामान मिलने लग गया और उनके पास चॉइसेस बढ़ गई। ठीक है, कंज्यूमर्स का फायदा ही फायदा। बिग लोकल कंपनीज का क्या हुआ? जैसे एशियन पेंट्स, जैसे कि इन्फोसिस, पहले ये सिर्फ इंडिया में बहुत फेमस हुआ करती थी, इनके पास खूब सारा पैसा था। जब हमने ट्रेड के दरवाजे खोल दिए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई मल्टीनेशनल कंपनी बनने की। इंडिया की भी बहुत सारी लोकल कंपनीज है जो आज मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है। क्यों बिग लोकल कंपनीज को फायदा क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा पैसा ऑलरेडी था, तो इनको ट्रेड से फायदा हुआ। देन स्किल्ड लेबर की बात करें, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, क्या उनका फायदा हुआ? बिल्कुल उनका फायदा हुआ, क्योंकि इनके पास एजुकेशन थी और अवेयरनेस थी, तो इन्हें मल्टीनेशनल
कंपनीज ने आके जॉब प्रोवाइड की, हाई पेइंग जॉब प्रोवाइड की। तो आज जो है इन्हें लोकल कंपनीज में शायद कम दाम में जॉब मिलती है, लेकिन आप मल्टीनेशनल कंपनी गूगल में काम कर रहे हो, एप्पल में काम कर रहे हो, तो आपको बहुत पैसे मिल जाते हैं, तो इनका भी फायदा हुआ। तो ये 3 कम्युनिटीज का फायदा हुआ, ठीक है। देन रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स, इनका भी फायदा हुआ। रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स में स्पेशली उनका फायदा हुआ जिस इंडस्ट्री में हमारे ज्यादा बूम आई, जैसे हमारे इंडिया में गाड़ियां बहुत देखने को मिलती है ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो गाड़ियां बहुत देखने को मिलती है क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ी चलाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है। तो जो लोग गाड़ी बनाने के लिए पार्ट सप्लाई करते हैं, इंडिया के जो लोकल वेंडर्स जो गाड़ी बनाने के पार्ट सप्लाई करते हैं, उनका बहुत फायदा हो गया। तो यानी कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स थे उनका फायदा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं किसका नुकसान हुआ। नुकसान हुआ अनस्किल्ड लेबर का। अनस्किल्ड लेबर क्या होती थी? जिसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, ना तो वो लॉयर्स है, ना तो वो डॉक्टर्स है, ना तो वो इंजीनियर्स है, उनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, उन्हें जो करने को बोलोगे वो कर देंगे। मेहनती लोग होते हैं लेकिन इनको कुछ ऐसी कोई पर्टिकुलर इनके पास स्किल नहीं होती। तो अनस्किल्ड लेबर का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चा कि वो खूब सारा पैसा अपनी जेब में इकट्ठा करना चाहती है। तो वो कैसे करेगी? कैसे आप अपने प्रॉफिट को और बढ़ाओगे? आप क्या करोगे? आपके लिए जो काम कर रहे हैं उन्हें कम पैसे दोगे, उन्हें 200 रुपए का दे रहे हो, 200 रुपए दे रहे हो उन्हें सामान बनाने के कपड़े के साथ, और आप बेच रहे हो 2000 रुपए में। तो अनस्किल्ड लेबर का नुकसान हुआ। अनस्किल्ड लेबर को बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम को करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में। आप देखते हो स्टार्टअप वार्टअप आप देख रहे होते हैं, धड़ल्ले से लोगों को निकाला जाता है, धड़ल्ले से लोगों की भर्ती होती है। तो ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यही करती हैं, जब प्रोडक्शन इन्हें बढ़ाना होता है अनस्किल्ड लेबर को भर लेती है, जब प्रोडक्शन इनका बंद हो जाता है अनस्किल्ड लेबर को बाहर निकाल देती है, ठीक है। सो अनस्किल्ड लेबर का बहुत नुकसान होता है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है। बहुत ज्यादा घंटे घंटे काम किया जाता है, ओवर टाइम कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, और ओवर टाइम देते भी हैं तो भी ज्यादा काम कराया जाता है, और इनको सैलरी देते हैं बहुत कम, क्योंकि इन्हें पता है इंडिया जैसे देशों में इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इतने लोग अनस्किल्ड लेबर बनने के लिए तैयार है, कोई ना कोई तो कम पैसे में काम करने के लिए राजी हो ही जाएगा। फिर है स्मॉल प्रोड्यूसर्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स में आपने एग्जांपल देखा बच्चा आपके टॉय इंडस्ट्री का। स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, हाथ से काम करने वाली इंडस्ट्री हो गई, या फिर छोटे छोटे प्रोड्यूसर हो गए। मान लो आप खुद के लोकल लैपटॉप्स बनाते थे, आपके शहर में लैपटॉप्स बड़े फेमस थे, बिकते थे। अब उसी शहर में एप्पल ने अपनी इंडस्ट्री लगा दी, उसी शहर में लेनोवो ने भी अपनी कंपनी लगा दी, उसी शहर में एचपी की भी दुकान खुल गई। तो अब आपके लोकल कौन लेगा? आपके लोकल लैपटॉप सारे थे 1 लाख रुपए के, एचपी का लैपटॉप बढ़िया आ रहा है 30,000 रुपए का, 35,000 रुपए का, तो लोग एचपी के लैपटॉप लेंगे। हो गया ना आपका तो बिजनेस चौपट हो गया एक तरीके से। तो लोकल प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यही इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो समझाया है वो कंज्यूमर्स वाला और लोकल सप्लायर्स वाला, वो सब कुछ यहाँ लिखा है। एक चीज जो छूट गई है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1991 के बाद हमने ट्रेड के दरवाजे 2 कारणों से खोले। एक उसमें से ऑब्जेक्टिव था देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो ये जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना, जैसे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ये चाहते हैं कि सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आए। क्यों आएंगी? तो एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे आप देखते हो दिवाली पे लोग क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं। रिपब्लिक डे आ रहा है, भी सेल लग जाएगी। क्यों? वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा दुकान में जाकर सामान खरीदो, सेल के नाम पे सही, आप उनकी दुकान में घुसो तो सही, फिर वो आप किसकी जेब से पैसे तो निकलवा ही लेंगे, है ना। सिमिलरली हम चाहते हैं कि हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनीज आए ताकि हमें मिले जॉब्स। तो हम क्या करते हैं, पूरे देश में तो टैक्स हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज बना देते हैं जिनको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उनके अंदर जो हमारी टैक्स की पॉलिसीज होती है हम उन्हें बहुत लीनियंट कर देते हैं। लीनियंट का मतलब उसमें बहुत ढील दे देते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, हमारे देश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत अलग अलग जगह, बैंगलोर में भी है, नोएडा में भी है, अलग अलग जगह में अलग अलग एसईजेड है। अगर आप वहां आके कंपनी खोलते हो तो आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो वहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी। जैसे बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी नाम की एक छोटा सा कम्युनिटी, एक छोटा सा एरिया है जहां पे आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देखते हो। सड़कें अच्छी हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, स्कूल्स अच्छे हैं, कैफेज अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी। तो फॉरनर्स अगर इंडिया में आके फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो उन्हें तो फॉरेन टाइप माहौल चाहिए, तो वो फॉरेन टाइप माहौल आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मिल जाएगा। दूसरा फायदा आपको ये होता है कि पहले 5 साल तक आपको वहां पे कोई फैक्ट्री लगा के कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता इंडियन गवर्नमेंट को, सिर्फ हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर मेड टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर मल्टीनेशनल कंपनीज सो दैट दे कम टू इंडिया एंड प्रोवाइड अस एम्प्लॉयमेंट। नुकसान क्या होता है बच्चा? मल्टीनेशनल कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आके फैक्ट्री लगा तो लेती हैं, लेकिन वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कर देती हैं। जब उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है वो लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, बाद में वो टाटा बाय बाय बोल देती हैं, लेबर लॉस के साथ खिलवाड़ करती हैं, लेबर लॉस को जेब में लेके घूमती हैं, और यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अनफेयर तरीके से काम करती है, ठीक है। बाकी सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं बच्चा। अब मैं जा रही हूं लास्ट पे। हाँ, हाउ कैन वी मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर? सबसे पहली बात तो है कि इंडियन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमें लेबर लॉस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लीनियंट नहीं बताना चाहिए, लेबर को ऊपर रखना चाहिए, कंपनीज को नीचे रखना चाहिए। हमारी जो मोस्टली पॉलिसीज आजकल बनती हैं वो कंपनी के लिए ज्यादा अच्छी होती हैं, हमारे देश की जनता के लिए कम अच्छी होती है। तो हमें जनता पे ध्यान देना चाहिए, कंपनीज पे नहीं। दूसरा, अगर हम ट्रेड के दरवाजे खोल रहे हैं तो ट्रेड के दरवाजे खोलने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनका ट्रेड की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या नुकसान होगा। तो पहले हमें उन्हें जैसे आजकल स्टार्टअप इंडिया टाइप बहुत सारी प्रोग्राम्स चले, उससे हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि अगर आप छोटे छोटे प्रोड्यूसर हो इंडिया में तो हम आपको सरकार से कम दाम में लोन मिला करेगा ताकि आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो कर सको। इस तरीके की पॉलिसीज और बननी चाहिए ताकि लोकल प्रोड्यूसर्स अपने आप को बड़ा प्रोड्यूसर बना सके एंड दे बिकम रेडी, वो रेडी हो जाए कि हाँ भैया आप ले लो टेस्ट हमारा, आप तुम आने दो एमएनसी, हम देख लेंगे, ठीक है। देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स कैन बी इंप्रूव टू क्रिएट अ चेक। सोसाइटी में सारी चीजों पे खुली छूट लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। अल्कोहल पे, सिगरेट्स पे आप क्या कर रहे हो कि ट्रेड बैरियर्स हटा दे रहे हो, तो देश में क्या हो रहा है कि और ज्यादा लोग अल्कोहल पी रहे हैं, और ज्यादा लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, देश का ही नुकसान हो रहा है। जब देश के सिटीजन अनहेल्दी होंगे तो देश का ही नुकसान होगा। नाउ नॉट एवरीबडी इज स्मार्ट इनफ। बहुत सारी इंडिया में जनता है या बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस में जनता है जिन्हें ये भी नहीं पता कि अल्कोहल कंज्यूम करना और अल्कोहलिज्म 2 अलग अलग चीजें, ये भी नहीं पता।
तो आप नहीं मान सकते कि आप एक अच्छा सोच के देश के लिए कुछ कर रहे हो तो सब लोगों को आपके उस अच्छे काम में समझदारी दिखेगी। देयर आर पीपल जिन्हें नहीं पता होता कि यार अल्कोहल पार्टी वार्टी में कंज्यूम कर लिया तो पहली बात तो वो नहीं करना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अल्कोहलिज्म गलत है। सिमिलरली बाकी भी आप बहुत सारी चीजों पर बैरियर लगा सकते हो क्योंकि वो देश के लिए, सिटीजन के लिए अच्छी नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फेयर ट्रेड प्रमोट करो। डब्ल्यूटीओ पे डेवलपिंग नेशंस अगर एक गुड बना के डब्ल्यूटीओ पे प्रेशर डालें कि भाई डब्ल्यूटीओ तुम अनफेयर प्रैक्टिसेस मत करो, हमें दिख रहा है कि तुम यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह को ज्यादा फायदा में देते हो और तुम इंडिया जैसे कंट्रीज को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हो, तो फिर उस पर प्रेशर बनाओ डब्ल्यूटीओ पे, डब्ल्यूटीओ से अगर काम करवाओ अच्छे से। और फिर सबसे अच्छा तरीका है कि हम और आप आवाज उठाएं। अगर हमें कुछ भी अनफेयर होता हुआ दिखता है तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी आपको बोलना है, स्कूल में, कॉलेजेस में, आप बोलिए, रिस्पेक्टफुली बोलिए, गाली गलौज मत करिए, बदतमीजी मत करिए, रिस्पेक्टफुली अपनी आवाज उठाइए, लेकिन आवाज उठाइए, क्योंकि ये जो आवाज है ना, आवाज में बहुत दम होता है। एक इंसान के ओपिनियन से डर के रहना चाहिए, इंटरनेट का जमाना है, अपना ओपिनियन बेधड़क आगे रखना चाहिए, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बच्चा, एंड आई होप जिन बच्चों को क्लास की स्टार्टिंग में ये नहीं पता था उनको अभी तक ये आंसर पता चल गया होगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कलेक्ट करना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज आने वाला है बहुत कुछ इस चैनल पे तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा।